तो मेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो कृष्णा, हाय प्रियांश, वेरी गुड इवनिंग। हेलो सुप्रिया, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सुबह क्लास हुई थी लेवलिंग टॉपिक पर, और उसी चैप्टर को फर्दर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि ऑडियो जो है वो सभी को क्लियर आ रही है। जल्दी से आप चैट सेक्शन में बता दीजिए, और फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। और लेवलिंग चैप्टर के बारे में जितनी भी चीज़ें सीखी थी, एक बार उसका क्विक रिवीजन लेंगे कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बिरेंद्रा टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया है ग्रुप्स में भी ऑलरेडी कि वो आपको एक्सेस अपने आप मिल जाएगा 48 आवर्स में, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ को नहीं लेना है, ठीक है। तो वो पहले भी क्लियर हो गया है, आई होप आपको अभी भी क्लियर हो गया होगा, तो 48 घंटे का टाइम दीजिएगा। ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास, पहले तो ये बताइए कि सभी लोगों ने पिछली जो क्लास थी, इससे पहले हमारी जो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास हुई थी, क्या आप लोगों ने उसको थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज कर लिया। रिवाइज इन द सेंस कि ये नहीं मतलब जरूरी नहीं है आपने वो पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो, लेकिन आपको बेसिक आइडिया लग गया है राइज एंड फॉल मेथड का और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का। हाँ, राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का। तो राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑलरेडी हमने इससे पिछली क्लास में देखा। अगर आप में से किसी भी मतलब स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है, तो इम्पॉर्टेंट है आराम से उसको देखना। और उसमें मैंने दो क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन को दो अलग मेथड से करवाया है, राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आप एक एक बार अपने एंड से उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना, और टेबल की फॉर्म में भी सॉल्व करना। अगर एक बार आप वो अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा इन दोनों मेथड से पूछा जाएगा, तो उसकी गारंटी है कि आप लोग उसको सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। ओके, अगर अभी देख नहीं पाए ना, आपको जैसे टाइम नहीं मिला होगा, तो मैं बोल रही हूँ कि देख लेना, जब आपको इस क्लास के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा, तो वो लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसका हमारा अभी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। अभी हम इन्वर्टेड स्टाफ टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ का एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आज अभी यूज होने वाला है। उसके बाद जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, आई थिंक उसमें हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड का इतना ज़्यादा कुछ यूज नहीं होगा। पर आई थिंक नोटिफिकेशन आ जाती है या आ जानी चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो अभी हमारा लेवलिंग चैप्टर जो है उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास हुई थी, तो उस एक्स्ट्रा क्लास में हमने दो मेथड्स पढ़े थे डिफरेंट पॉइंट्स पे आरएल को निकालने के लिए। तो अभी आप ऐसा भी कर सकते हो, नवीन और बाकी लोग एक बार उस क्लास को देख सकते हो रिकॉर्डेड, फिर आप इसको देख सकते हैं, बाकी जैसा आपको सही लगता है। वो इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी क्लास। अभी जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इन्वर्टेड स्टाफ का, वो पिछली क्लास से थोड़ा रिलेटेड रहेगा। इसके बाद जो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, आज वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंसिटिविटी से रिलेटेड अगर कोई मुझे न्यूमेरिकल पूछता है, तो आप वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे। और इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आज की क्लास के बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंसिटिविटी, मतलब न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है। और इस चैप्टर में आता है डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शंस। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लेवलिंग हमारा वो चैप्टर है जिससे बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो ऑलरेडी जो आपको बेसिक डेफिनेशंस बता दी है, वहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि रीडिंग्स को देख के कैसे पहचानना है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, वहां से क्वेश्चन आता है। तीसरा आपका राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से क्वेश्चन आता है। अब फोर्थ टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड स्टाफ, यहां से क्वेश्चन आता है। फिफ्थ टॉपिक सेंसिटिविटी, सिक्स्थ टॉपिक करेक्शन। तो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ना, ये सारे वो टॉपिक्स है, आप देखना आपको स्टेट और इवन एसएससी में यहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा वेटेज इसी हम कह सकते हैं इसी चैप्टर की रहती है हमारे डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स में, है ना। चलिए, तो अब आगे हम जल्दी ऐसा होता है जब भी हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो इतनी जल्दी वो याद नहीं रहती,
इसको याद रखने का एक ही तरीका होता है कोई भी चीज को ज्यादा याद रखने का, कि हम उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे। तो जैसे अगर आज आप कोई टर्म पहली बार सुन रहे हो तो आज ही याद नहीं हो जाएगी। आज की क्लास के बाद उसको मैंने क्या बोला था कि आज सोने से पहले आपने एक बार टॉपिक देख लेना है कि आज हमने ये चीजें पढ़ी थी। अगले दिन क्लास में आने से पहले वो टर्म्स को देख लेना है, तो आपको नई नहीं लगेंगी वो टर्म। उसके बाद फिर जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर उस चैप्टर को थोड़ा सा पूरा देखना है कि इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना आप गणेश, उतना ज्यादा ही चीजें आपको याद रहेंगी। तो इसका एक ही मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आप जितनी ज्यादा करते हो उतनी ज्यादा आपको सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होती जाएगी और आप अपने आप से वो ट्रिक्स जो है वो निकालते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी की क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह की जो हमारी क्लास हुई थी उससे रिलेटेड एक टॉपिक अभी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। सुबह हमने ये देखा था मॉर्निंग वाली क्लास में कि आरएल को हम जब कैलकुलेट करते हैं, आरएल कैलकुलेशन के हमारे दो मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड देखे थे? एक मेथड देखा था राइज एंड फॉल मेथड। तो आज ही इस मेथड को जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इतनी सी बात मान लेना, अगर आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर करवाना है तो आज की आज आप इसका वो क्वेश्चन करोगे जो क्वेश्चन आज मैंने क्लास में करवाया था। और दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जिसने नहीं भी देखी है कोई बात नहीं, आप उस क्लास को देख लीजिएगा और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाई चांस क्लियर नहीं होती तो मुझे लाइव क्लास में बता देना। और कुछ दिन पहले कोई आप में से एक ये डाउट भी पूछ रहा था कि फोकसिंग ऑफ आई पीस और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने वहाँ पर वो इसलिए क्लियर नहीं किया था क्योंकि लेवलिंग में अभी हमने फिर से वो सेम चीज़ पढ़नी है। तो आप में से, मुझे अभी नाम उसका आपका याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने थियोडोलाइट वाले चैप्टर में पूछा था, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करवा दूँगी। तो हमने ये दो मेथड्स पढ़े थे आरएल को निकालने के सुबह वाली क्लास में कि एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। अभी जो मैंने आपको इन्वर्टेड स्टाफ बताना है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। इन दोनों मेथड से हम क्या निकाल रहे थे? अलग अलग पॉइंट्स पे आरएल निकाल रहे थे, रिड्यूस लेवल निकाल रहे थे। रिड्यूस लेवल का मतलब है मैं मीन सी लेवल से किसी भी पॉइंट की हाइट कितनी है। तो अगर आपको एक छोटा सा पिछली क्लास का एक छोटा सा ओवरव्यू दूं कि अगर मैम यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं और हम पहली रीडिंग हमेशा कहाँ लेते हैं? बेंचमार्क पर लेते हैं। बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका आरएल नोन है। तो मान लेते हैं अगर ये आरएल 100 है तो इसका मतलब मीन सी लेवल से हमारे बेंचमार्क वाले पॉइंट की हाइट कितनी है? 100 मीटर है, अगर ये 100 मीटर है। फिर हम पहली रीडिंग कहाँ पर लेते हैं मैम? बैक साइड रीडिंग लेते हैं। हमेशा फर्स्ट रीडिंग बैक साइड होती है। तो मैम अगर बैक साइड रीडिंग 2 मीटर है और इंस्ट्रूमेंट पूरे तरीके से लेवल है, बबल जो है वो सेंटर पे है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लाइन ऑफ यहाँ पर हमारी लाइन ऑफ साइट है, जिसको आप लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल सकते हैं, तो उस लाइन की हाइट मीन सी लेवल से कितनी हो जाएगी? जो पिछली क्लास में नहीं भी थे आपको भी समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो मैम यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो ये बन गया था मैम 102 मीटर। अब आप जिस भी पॉइंट पर हाइट निकालना चाहते हो, जिस भी पॉइंट पर हाइट या एलिवेशन निकालना चाहते हो, आप वहां पर स्टाफ को रखोगे। आपने ए पर स्टाफ को रखा मान लीजिए, और ए पर जो रीडिंग आई वो हमारी 1 मीटर आई। तो अगर मुझे आरएल एट ए निकालना है, अगर मुझे आरएल एट ए निकालना है, मतलब मैम ये वाला डिफरेंस मुझे बताना है कितना होगा। और ये डिफरेंस कैसे बताऊंगी? इस पूरे 102 में से 1 को माइनस करके। तो आपको याद होगा 102 में से 1 माइनस किया तो मैम ये 101 मीटर जो है आरएल आ गया। तो जब हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज करते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं जो किसके बराबर होता है? आरएल जो बेंचमार्क पे, आरएल जो बेंचमार्क पे है उसमें बैक साइड को ऐड कर दिया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अगर मुझे आरएल निकालना है एट एनी स्टेशन, किसी भी स्टेशन पर अगर हमें आरएल निकालना है वो किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस क्या कर दिया? रीडिंग कर दिया। रीडिंग कौन सी होती है? इंटरमीडिएट साइट और फोर साइट। तो इसमें भी हमने सेम चीज करी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 था, 1 मीटर माइनस किया तो हमें आरएल मिल गया। अब मैंने अभी क्या बताना है समझ आ जाएगा, बस एक ही टॉपिक है जो पिछले टॉपिक के साथ थोड़ा सा अमरीश लिंक है। ठीक है अमरीश, तो ये हो गया मैम। मतलब ये वाली चीज 100 + 2, ये इस अभी जो समझा रही हूँ
उसको देख लीजिए। 100 + 2 कितनी आ गई मैम? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। किसी भी स्टेशन पर आरएल निकालना है तो आप इस पूरे में से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो आपने 102 मीटर में से माइनस कर दिया 1 मीटर, तो आपको 101 मीटर मिल गया इस नए स्टेशन पर, ए स्टेशन पर आरएल। अब अगर मैं आपको इसी केस में क्या कहती हूँ, अब अगर मैं आपको इसी केस में ये कहती हूँ कि मुझे एक ऐसी जगह पर आरएल निकालना है, मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड का फ्लोर है, और मैंने इसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दिया। मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दिया, सेम अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है मैम, आपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दिया। सबसे पहली रीडिंग जो होगी वो कौन सी होगी? जो पहली रीडिंग होगी वो कौन सी होगी बताओ? बैक साइड रीडिंग होगी। कहाँ पर ली जाएगी? बेंचमार्क पर ली जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अब वाला टॉपिक जो शुरू हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा बेंचमार्क है, यहाँ पर क्या है? बेंचमार्क है। बेंचमार्क पर सबसे पहले मैंने क्या करना है? बेंचमार्क पर मैंने सबसे पहले मैम स्टाफ रखना है। जो पहली रीडिंग होगी वो हमारी बैक साइड रीडिंग होगी। तो अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए बोलते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि मीन सी लेवल से लेकर ये जो लाइन यहाँ पर बन रही है वहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ तक की हाइट कितनी है। अब हमारा जो स्टाफ होता है जनरली वो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर इस तक की हाइट का हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे अभी आरएल कहाँ का निकालना है? जो सीलिंग है रूम की, जो रूम की सीलिंग है वहाँ आरएल निकालना है। और मैं देख रही हूँ कि जब मैं स्टाफ को इस तरीके से सीधा रखती हूँ और जब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से आपको कहती हूँ कि रूम की सीलिंग पे आरएल निकालो, तो आपने क्या किया? ठीक है मैम, बेंचमार्क पर पहली रीडिंग ले ली, बैक साइड रीडिंग। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए आ गया, ये वाली वैल्यू 100 थी और मैम ये वाली वैल्यू मान लो 1 मीटर थी, तो टोटल वैल्यू 101 मीटर आ गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मीन सी लेवल से बेंचमार्क की जो हाइट होती है दानिश, उसी को हम बेंचमार्क बोलते हैं। और बेंचमार्क अलग अलग तरह के होते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ मीन सी लेवल से बेंचमार्क वाले पॉइंट की हाइट 100 है, मैंने ये एज्यूम किया है, ये मेरा कौन सा बेंचमार्क होगा दानिश? आर्बिट्रेरी बेंचमार्क होगा। ये कौन सा बेंचमार्क होगा? आर्बिट्रेरी, मैंने एज्यूम किया है। अब हो सकता है परमानेंट होता तो हम वो ले लेते। तो ये वैल्यू मुझे हमेशा पता रहती है मीन सी लेवल से बेंचमार्क वाले पॉइंट की। जहां बेंचमार्क है वहां पर स्टाफ रख के मैं रीडिंग लेती हूँ हमेशा, कौन सी? बैक साइड रीडिंग। अब मैंने आपको बोला कि आप एक काम कीजिए, ये रूम का सीलिंग है। अब मैंने आपको बोला ये रूम की सीलिंग है, मुझे रूम की सीलिंग पे बताओ कि कितना आरएल होगा। तो मैम रूम की सीलिंग पर आरएल निकालने का मतलब क्या हुआ? आपको बताना है मीन सी लेवल से सीलिंग की हाइट कितनी है, मीन सी लेवल से सीलिंग की हाइट कितनी है। तो वो कैसे निकालूं मैम? अगर आप सीधा सीधा सामने स्टाफ वर्टिकल रख देते हो, यहाँ पर भी स्टाफ कैसा था? वर्टिकल था। अगर सीधा स्टाफ रख देते हो, क्या आप यहाँ पर सीलिंग वाले पॉइंट पर रीडिंग नोट डाउन कर पाओगे? यस और नो? क्या आप इस सीलिंग वाले पॉइंट पर रीडिंग ले पाओगे? और मैंने आपको क्या बोला है खासकर कि हमारी जितनी भी डायरेक्ट लेवलिंग होती है, हमारा इंस्ट्रूमेंट की ये खासियत होनी ज़रूरी है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए मैम? वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमेशा लेवल होना चाहिए। तो अगर मैम हम यहाँ रीडिंग ले रहे हैं तो मैं यहाँ तो आरएल निकाल ही नहीं सकती ना, क्लियर हो रहा है? यहाँ तो आरएल निकाल ही नहीं सकती। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो स्टाफ हमारा वर्टिकल होता था वो इस तरीके से कुछ होता था कि रीडिंग्स नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज करती थी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा होता था। अब मैं इस स्टाफ से रीडिंग कहाँ लेना चाहती हूँ मैम? ये बताना चाहती हूँ कि सीलिंग का आरएल कितना होगा। अब जब तक मैं इस स्टाफ को ऐसे सीधा पकड़ रही हूँ तो मुझे तो इस पॉइंट पे आरएल मिलेगा, यहाँ कैसे मिलेगा? अब इमेजिन मैंने स्टाफ को पकड़ा है लेकिन इन्वर्टेड। अब मैंने स्टाफ को पकड़ा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे है? देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर है जिसने स्टाफ को हेल्ड किया है। अब इन्वर्टेड कैसे? 1 मीटर रीडिंग यहाँ आई है, 2 मीटर मान लो यहाँ आई है, 3 यहाँ आई है और 4 यहाँ आई है। ये बात समझ में आई?
इन्वर्टेड स्टाफ पता चल गया कि स्टाफ का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैंने सीलिंग के साथ टच कर दिया है और इस तरीके से पकड़ा है। अब मैं जो रीडिंग ले रही हूँ वो कहाँ पर ले रही हूँ, इन्वर्टेड स्टाफ पे। तो जब भी मुझे एक ऐसी जगह पर आरएल निकालना होता है कि जब स्टाफ को वर्टिकल रखा है, रीडिंग लेके आरएल नहीं आ रहा है, तो हमें वहाँ क्या करना पड़ता है, स्टाफ को इन्वर्टेड करके हेल्ड या होल्ड करना पड़ता है। अच्छा मैम, जब इन्वर्टेड रीडिंग आएगी, अभी स्टाफ कितनी तरह के होते हैं हम जानेंगे। तो इन्वर्टेड जब रीडिंग आएगी तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अभी आपको दिख रहा है कि मान लीजिए ये रीडिंग 3.2 मीटर है, मान लीजिए, क्योंकि 3 के नीचे है तो मैंने मान लिया 3.2 है। तो मैम ये जो रीडिंग होती है ना इन्वर्टेड स्टाफ की, इन्वर्टेड स्टाफ की जो रीडिंग होगी, इन्वर्टेड स्टाफ पर आपने जो भी रीडिंग ली होगी वो होती है नेगेटिव रीडिंग। नेगेटिव रीडिंग मतलब आपने, अगर किसी ने पहले कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जिसने नहीं देखे वो लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे बोला है कि जो स्टाफ पे रीडिंग ली है दैट इज -3, तो इसका मतलब माइनस से आपको क्या समझ जाना है, जो स्टाफ यूज हुआ है वो इन्वर्टेड स्टाफ यूज हुआ है। ठीक है, अब रीडिंग इन्वर्टेड नहीं, स्टाफ को उल्टा पकड़ा है। इमेजिन कीजिए अभी मेरे सामने जो स्टाफ है वो वर्टिकल ना होकर उसको मैं उल्टा करके पकड़ दूं तो रीडिंग ऐसे इंक्रीज होती हुई दिखेंगी ना, रीडिंग ऐसे ही इंक्रीज होती हुई दिखेंगी, यस और नो बोलो। तो मतलब मुझे यहां से लेकर यहां तक की हाइट तो मिल जाएगी ना, यहां से लेकर यहां तक की हाइट मिल जाएगी ना। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है मान लेते हैं वो हमारी कितनी आ रही है, मान लेते हैं वो 3.2 आ रही है। अब क्योंकि वो इन्वर्टेड स्टाफ पे थी तो उसको कैसे लिखा होगा, -3.2 रीडिंग। अब मैंने क्या करना है, अभी बस इसी एग्जाम्पल को सुनो समझ जाओगे। अब मैंने क्या करना है, आसान है, बिल्कुल आसान है। मैम मुझे आरएल कहाँ निकालना था, यहाँ निकालना था। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैम मीन सी लेवल ये था, बेंचमार्क पे आरएल 100 था। जब मैंने बैक साइड रीडिंग ली तो बैक साइड से बेंचमार्क की हाइट कितनी आ गई मैम, 1 मीटर आ गई। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब मीन सी लेवल से इस लाइन की जो हाइट है वो कितनी हो गई, 101 मीटर हो गई। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज आरएल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होता है, आरएल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड, इसलिए ये 101। मैम ये लाइन तो अभी भी 101 ही रहेगी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन तो सेम ही है, ये तो चेंज नहीं हुआ है। अब जब ऊपर वाला आरएल निकालना है, एक अपनी कॉमन सेंस से मुझे बताना, अगर इस लाइन तक की हाइट मीन सी लेवल से 101 है तो सीलिंग तक की हाइट 101 से ज़्यादा होगी या कम होगी, मोर और लेस। अगर इस लाइन ऑफ साइट तक की हाइट मीन सी लेवल से 101 है तो लाइन ऑफ साइट से सीलिंग तक की जो हाइट, अगर आपको सीलिंग का जो आरएल निकालना है, क्या वो 101 से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आप बोलेंगे मैम ज़्यादा हाइट तो मतलब ज़्यादा आरएल ना, यहाँ से यहाँ तक आने पे तो ज़्यादा होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही हूँ, हमने देखा था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से अगर हम आरएल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, तो मैम आरएल एट एनी स्टेशन, आरएल एट एनी स्टेशन, आरएल एट एनी स्टेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग करना होता है। तो इसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस एग्जाम्पल में कितना था, 101 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 101 मीटर माइनस रीडिंग कितनी आई है मैम, इन्वर्टेड स्टाफ पे -3.2 आई है। माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि स्टाफ को उल्टा करके पकड़ा है, तो -3.2 आई है। तो रीडिंग क्या लिखी, -3.2 मीटर। तो मेरे पास आरएल कितना आ गया, आरएल एट सीलिंग कितना हो गया, आरएल एट सीलिंग कितना हो गया, 104.2 मीटर। तो मैम ज़्यादा ही आया। सेम फॉर्मूला, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग, अगर रीडिंग नेगेटिव में है तो मतलब स्टाफ को इन्वर्टेड हेल्ड किया है, तो 104.2 मीटर समझ में आया कैसे निकाला। 104.2 हमारे पास आरएल सीलिंग पे कैसे आया, क्या आपको ये क्लियर हुआ, बताइए मुझे, बोलो। तो अगर मुझे बोला है कि अगर मुझे इस सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको पूछती हूँ कि अगर मैं बोलती हूँ आरएल एट बेंचमार्क इज 100 मीटर और बैक साइड रीडिंग इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है, और इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग आपको दी है
inverted staff reading on the ceiling of room, inverted staff reading ऑन द सीलिंग ऑफ रूम, या फिर टॉप बोल सकते हो। तो सीलिंग ऑफ रूम में आपको दे रखी है 3 मीटर। अब उसने नहीं लिखा होगा माइनस, उसको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वैल्यू माइनस ही होती है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि RL एट सीलिंग ऑफ रूम कितना होगा? RL एट सीलिंग ऑफ रूम कितना होगा? जल्दी से आंसर करके बताइए। RL एट सीलिंग ऑफ रूम। तो मैम हमें करना क्या है? अरे स्टाफ को इसलिए इन्वर्ट, मैं अभी समझाती हूँ गणेश इन्वर्टेड वाली कहानी भी। तो इसमें क्या करना था? कुछ भी नहीं करना है मैम। RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड, पहले आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लीजिए। और हमें पता है आता तो ऐसे करके, पर पेपर में 2 माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सीधा सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये वाली पिक्चर क्लियर रहेगी हमेशा, कभी भूलोगे तो नहीं? मुझे ये बोलो, बताओ क्या ये जो डायग्राम, ये जो फोटो बनाई है, ये जो भी डायग्राम बनाया है रिलेटेड टू इन्वर्टेड स्टाफ, क्या ये पिक्चर आपके दिमाग में ध्यान रहेगी हमेशा? अगर याद रहती है तो ध्यान रह जाएगा कि नेगेटिव रीडिंग ये थी, और यहाँ से अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो 100 + 1 + 3.2 किया तो ऊपर पहुँच गए। क्लियर हो गया सबको? अब देखो दूसरा, यहाँ से ESC में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके क्लियर कब हो जाएंगे? आप जो इन्वर्टेड वाली चीज़ मुझसे पूछ रहे हो वो मैं समझा देती हूँ गणेश आपके लिए, ठीक है? अभी समझा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इन्वर्टेड स्टाफ व्हेन द पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइन इज अबव द लाइन ऑफ कॉलिमेशन या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारी लाइन जो है या पॉइंट जहाँ में RL निकालना है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी ऊपर है या लाइन ऑफ कॉलिमेशन से भी ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल अंडर साइड ऑफ बीम, फॉर एग्जाम्पल आर्च, आर्च ऐसे होती है बनी हुई, ऐसे बनी होती है, तो अंडर साइड ऑफ आर्च ये होता है, इसको सॉफिट बोलते हैं। अंडर साइड ऑफ आर्च वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? सॉफिट। इन सच केस स्टाफ इज प्लेस्ड इन्वर्टेड पोजीशन, तो वहां पर हम स्टाफ को कैसे रखेंगे? इन्वर्टेड पोजीशन विद इट्स बेस एट कंसर्न पॉइंट। अब ध्यान से सुनना गणेश आप, ठीक है? देखो मैंने यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा, यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा, आप ही आंसर करेंगे मुझे। तो यहां पर सबसे पहले ये जो पहली रीडिंग आई है, ये जो पहली रीडिंग आई है, मान लीजिए बैक साइड रीडिंग आई है, बैक साइड रीडिंग आई है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, ठीक है? यहाँ पर सीलिंग है किसी रूम की, यहाँ पर सीलिंग है रूम की, और यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड स्टाफ को रखा। तो इन्वर्टेड स्टाफ मुझे क्या बता रहा है? इन्वर्टेड स्टाफ मुझे ये बता रहा है कि सीलिंग से ये वाला पॉइंट 1 मीटर पर है, अगर 1 लिखा है, सीलिंग से ये वाला पॉइंट 2 मीटर है, सीलिंग से ये वाला 3 मीटर है। तो मैम इसका मतलब सीलिंग से यहाँ तक की हाइट हमारी अगर 4 मीटर का स्टाफ है तो 4 है। तो अगर अब आपने मैंने रीडिंग लिया 3 मीटर, क्या आप मुझे रूम की हाइट बता सकते हो गणेश? क्या आप मुझे बता सकते हो अगर ये रूम का फ्लोर है तो रूम की हाइट कितनी होगी? बाकी लोग भी आंसर कीजिएगा। अगर मैंने आपसे RL पूछा ही नहीं, RL पूछा ही नहीं, मैंने बोला मुझे ये बताओ फ्लोर की हाइट, आपकी रूम की हाइट कितनी होगी, तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पर 1 मीटर था, यहाँ पर आपने बनाया 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। जब स्टाफ इन्वर्टेड रखा था तभी तो पता चला कि मैम उल्टा रखा है, तो सीलिंग से यहाँ तक की हाइट कितनी है? तभी तो पता चला कि सीलिंग से यहाँ तक की हाइट कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? ये वाली है मैम 3 मीटर, ठीक है? तो अब रूम की हाइट कितनी हो गई? 3 + 2। तो ये क्वेश्चन ESC प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो रूम की हाइट कितनी हो गई मैम? 3 + 2, मतलब रूम की हाइट है 5 मीटर। रूम की हाइट है 5 मीटर। अब क्या होता अगर मैम यहाँ पर आप स्टाफ को उल्टा ना रख के सीधा रखते? तो आप स्टाफ, ये अगर मेरे हाथ में स्टाफ है, क्या आप इस स्टाफ का बेस जो है, आपने स्टाफ का बेस ऐसे रखा होता सीधा और ऊपर से टच कर रहे होते? तो आप मुझे बताओ इसी की जगह अगर ये कंडीशन होती कि यहाँ पर 1 मीटर होता, यहाँ 2 मीटर होता, क्या आप मुझे रूम की हाइट बता पाते?
आपको रीडिंग पढ़ने में खुद मुश्किल होती, क्योंकि मैम यहाँ पर उसमें 4 मार्क होता, ये 1 होता, ये सेम कंडीशन है। इसमें अगर मुझे रूम की हाइट या RL निकालना है, क्या सेम कंडीशन आपको देख रहे हो कि मैम यहाँ 1 मीटर आता, मैं यहाँ 1 लूँगी, ये तो गलत ही बताएगा। इससे तो हम रूम की हाइट कैसे निकालेंगे, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो, फिर हमें माइनस करना पड़ेगा अगर हम स्टाफ को सीधा रख रहे हैं। और बात ये आती है कि सीधा हाथ पे उसके बेस को टिका के रखना भी मुश्किल होता है, तो यहाँ से तो आपके पास आई नहीं ना वैल्यू, या आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम हमेशा स्टाफ को इन्वर्टेड रखेंगे जब भी हमारे उस पॉइंट की हाइट ज़्यादा है लाइन ऑफ कॉलिमेशन से, जब जिस भी पॉइंट पर हमें RL निकालना है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। हाँ, आपको पता चल गया कि कब आपको इन्वर्टेड स्टाफ यूज़ करना है, आपको पता चल गया इन्वर्टेड स्टाफ कब यूज़ करेंगे। चलो, अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर समझ में आ गया है तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ गौतम नीलू, वो ना बिना मतलब बेवजह आपका एक एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, और स्टाफ को इस तरीके से इन्वर्टेड हेल्ड करना मतलब उसके बेस को फिक्स कर दिया सीलिंग में, तो हिलेगा नहीं। ऐसे पकड़ेंगे, जब आपके पास हाथ में स्टाफ होगा तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट बैक साइड इज टेकन एज 2 मीटर। फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट बैक साइड इज टेकन एज 2 मीटर एट बेंचमार्क ऑफ RL 250 मीटर। गणेश, ये टॉपिक अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगी। मैक्सिमम हाइट 5 मीटर की होती है, तो RL 250 मीटर दिया हुआ है। फोरसाइट इज टेकन टू इन्वर्टेड स्टाफ Q, कैलकुलेट द RL एट टॉप Q। अब यहाँ लिखा नहीं है कि माइनस रीडिंग लेनी है, आपको पता है इन्वर्टेड स्टाफ है, आपको अपने आप कंफर्म होना चाहिए। वेरी गुड, जल्दी से आंसर आना चाहिए, आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट बैक साइड रीडिंग ली थी 2 मीटर, बेंचमार्क का RL कितना था 250। तो मैम कुछ नहीं करना है, आपका 250 में अगर 2 ऐड कर दोगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, प्लस तीसरी भी कर दो, माइनस माइनस करके तीसरी चीज भी ऐड ही हो जाएगी। तो सभी का आंसर है 253.8 मीटर। क्लियर हो गया, 253.8 मीटर, है ना। अब ये चीज समझ में आ गई है और आपको रीडिंग नेगेटिव भी समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसी टॉपिक का ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कोई भी इसका सॉल्यूशन इधर उधर नहीं देखेगा। होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा और कहीं से भी आपने इसका सॉल्यूशन कॉपी नहीं करना है। होमवर्क आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा, आप इसका आंसर मुझे कल बताना, ठीक है। चलिए, तो अब आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे RL निकालना आ गया। अगर हम स्टाफ को सीधा रख रहे हैं तो स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, उसको लिखा होगा वर्टिकल पकड़ा है। अगर स्टाफ को इन्वर्टेड रखा हुआ है तो लिखा होगा स्टाफ इज हेल्ड इन्वर्टेड। अब देखो, पहले मुझे बताओ बबल ट्यूब कितने लोगों ने देखी हुई है? बबल ट्यूब कितने लोगों ने देखी हुई है अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में? अगर आप कैमरा भी यूज करते हो ना और पूरा ऐसे रील्स बनाते होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे, है ना, जो स्टार होंगे रील्स के, इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स होंगे, तो अगर आप उनमें से एक हो तो आपने देखा होगा, आप जब कैमरा को एक ट्राइपॉड के ऊपर रखते हो तो उसमें क्या होता है मैम, एक छोटा सा बबल होता है, जिसको जब सेंटर पे लाते हैं तो मतलब तीनों लेग्स जो हैं वो लेवल हो गई है। या आपने कॉलेज में सर्वे किया होगा तो आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा आप ज़रा थोड़ा सा इसको गौर से देख लीजिए। तो ये कुछ है, इस तरीके की बबल ट्यूब है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये मी जो बता रहे हो ये इंस्टाग्राम स्टार्स तो नहीं हो गई सारे ही? हाँ, अच्छा देखो, ये ऐसी कुछ बबल ट्यूब होती है। आपको जब मैं बबल ट्यूब बोलूं तो आपको इसको इमेजिन करना है, ध्यान रह जाएगी ये पिक्चर। जब बबल ट्यूब बोलूं तो ये इमेजिन करनी है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है इस बबल ट्यूब में? मैम पहली बात तो अंदर एक लिक्विड फिल किया हुआ है, और लिक्विड को इस पूरी ट्यूब में पूरा नहीं भरा है, इसको पार्शियली फिल्ड विद लिक्विड। क्या है? पार्शियली फिल किया है लिक्विड से। क्यों? ताकि अगर थोड़ी सी जगह रहेगी तभी तो वहां पर बबल बन पाएगा। अगर पूरा पानी से भरा होता तो मैम इसमें तो पानी नहीं, सॉरी, पूरा लिक्विड से भरा होता तो ऐसा कोई बबल बनता ही नहीं। तो अब मुझे याद रखना है, जब बबल ट्यूब बोला तो ये बात कर रही हूँ। अगर मैं इस बबल ट्यूब को अपने हाथ में रखती हूँ अभी, और ये बबल ऐसे सेंटर पे आता है, तो इसका मतलब आपका हाथ पूरा लेवल है। क्लियर हो गया? आपका हाथ जो है वो आपका क्या है? लेवल है। क्लियर हो गया? बबल ट्यूब, हाँ।
अब देखिए, अब बबल ट्यूब की, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी। कई इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ऐसे भी दिखाई देगा। हमारा काम क्या होता है, बबल को सेंटर पर लेकर आना, बबल को सेंटर पर लेकर आना। बबल सेंटर पे आ गया तो मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को हमने पूरा प्रॉपर लेवल कर दिया है। तो इसको कुछ इस तरीके से दिखाया है, जिसको आपको ये सारी चीजें साथ वाली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू क्या दिखाना चाहती हूँ कि जो बबल ट्यूब होती है वो थोड़ी सी कर्व होती है। दिख रहा है ये कर्वेचर, ये जो बबल ट्यूब है ये थोड़ी सी कर्व होती है। मैम ये कर्वेचर नजर आ रहे हैं सभी को, बताओ? इसलिए मैंने ये फोटो यहाँ पर दिखाई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कर्वेचर होगा। और जब बबल सेंटर पे होगा, जब आप सामने से देख रहे हो ये बीच में बबल सेंटर पे है, तो मतलब ये लेवल है। समझ गए कि कर्वेचर होगी। अब सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब, बबल ट्यूब या स्पिरिट लेवल से मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। सेंसिटिविटी का मतलब होता है एक्टिवनेस। अब आप एक दूसरे को ऐसे बोलते हो ना, जैसे कोई ज्यादा सोने वाला इंसान है तो आप बोलते हो कि ये कम एक्टिव है, या फिर कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक कम यूज करता है तो आप क्या बोलते हो कि ये फेसबुक पे कम एक्टिव है, ये व्हाट्सएप पे कम एक्टिव है, ऐसा ही बोलते हो। तो वैसी कहानी इसकी भी है। अब अगर मैं आपको कहती हूँ, सुनना एग्जाम्पल सुनना पहले, कि मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट, मेरे इंस्ट्रूमेंट में ये बबल ट्यूब लगी थी और ट्राइपॉड लेग्स थे तीनों से मैंने उसको लेवल किया था। अब काम करते करते मेरे से अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या हुआ, काम करते करते इंस्ट्रूमेंट को एक थोड़ा सा धक्का लग गया। तो अगर काम करते करते अगर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया तो इंस्ट्रूमेंट हिलेगा। जब इंस्ट्रूमेंट हिलेगा तो बबल क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। मतलब मैम उसकी लेवलिंग अगर खराब होगी तो बबल सेंटर से हिल जाएगा। तो मेरे एक्शन करने पर, मतलब मैंने एक्शन क्या किया, गलती से धक्का लग गया, तो बबल उस एक्शन के अगेंस्ट कितना तेजी से घूम रहा है। अब हो सकता है एग्जांपल लेना, पहला केस ऐसा है कि मैम आपसे धक्का लग गया लेकिन बबल अपनी जगह से हिला ही नहीं। क्या आप इसको ऐसे बोलोगे ये लेस एक्टिव है? क्या ऐसा बोलोगे ये लेस एक्टिव है? किसी को सुबह सोने से उठा रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहा है, उसको धक्का भी मार दिया है वो तब भी उठ नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे ये लेस एक्टिव है। तो इसको भी धक्का मार दिया है तब भी ये बबल अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेस एक्टिव। और अगर वो एक्टिव कम है तो वो सेंसिटिव भी कम होगा। अगर वो एक्टिव कम है तो सीधा ध्यान रखना है कि जो बबल जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। समझ में आ गई बात? और दूसरा केस ऐसा है मैम, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नींद इतनी कच्ची होती है, या फिर कई बार हमें टेंशन होती है तो अच्छे से नींद भी नहीं आती, कि अगर कोई थोड़ा सा भी दरवाज़ा हिल जाए हवा की वजह से तो भी नींद खुल जाती है। तो सेम चीज़ मैम, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब कर देते हो ना इंस्ट्रूमेंट को, वो डिस्टर्ब करने पर हमारा बबल डिस्टर्बेंस दिखा देता है, तो इसका मतलब बबल क्या है, एक्टिव है। तो बबल एक्टिव है, जब मैंने एक्शन किया बबल अपना मूव होने लग गया, तो अगर बबल एक्टिव है तो इसका मतलब बबल क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है। तो एक्टिव से याद रखना है सेंसिटिव, कौन सा बबल ज़्यादा एक्टिव है कौन सा कम। तो अगर कम सेंसिटिव हुआ इंस्ट्रूमेंट के लिए तो वो हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि बबल हमारे इंस्ट्रूमेंट लेवल नहीं भी होगा, बबल अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो सही लेवलिंग हमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ गए? सेंसिटिव शब्द, सेंसिटिव वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि क्या होगा, सेंसिटिव वर्ड समझ में आ गया कि क्या होगा। अब देखो मैम, इसमें एक ऐसा लिक्विड फिल करना है, हमें एक ऐसा लिक्विड फिल करना है जिसकी विस्कोसिटी कम हो। विस्कोसिटी मतलब लो विस्कोसिटी का लिक्विड फिल करना है जिसका रेजिस्टेंस कम दिखाए, रेजिस्टेंस कम दिखाए। तभी तो हम चाहते हैं ना कि थोड़ा तो एक्टिव होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा विस्कस हो या इतना ज़्यादा मैम सेंसिटिव, कम सेंसिटिव हुआ कि इंस्ट्रूमेंट हिल भी गया, बबल को अपनी जगह से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो हमें एक ऐसा लिक्विड यूज़ करना होगा जो कम रेजिस्टेंस दिखाए, जिसकी विस्कोसिटी कम हो। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कौन से लिक्विड फिल किए जाते हैं इन बबल ट्यूब। तो आंसर क्या होगा, अल्कोहल लिखा है, करेक्ट आंसर। क्लोरोफॉर्म लिखा है, करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक ईथर लिखा है, करेक्ट आंसर। पार्शियली क्यों फिल किया है, क्योंकि थोड़ा स्पेस जब बचेगा तभी तो उसमें हमारा थोड़ा सा बबल बना रहेगा, तभी तो थोड़ा बबल की स्पेस रहेगी उसमें।
So bubble tube is filled with liquid which do not show much variation with temperature. तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि उसकी विस्कोसिटी कम हो, ताकि वो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो वो भी डिस्टर्बेंस दिखाए। दूसरी बात, अपने इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग टेम्परेचर पर ले जाकर काम करना है, तो मैम अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ना दिखाए। ऐसा ना हो ज़्यादा टेम्परेचर पर ले गए तो लिक्विड बहुत एक्सपैंड कर रहा है या बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब मैम अगर लिक्विड एक्सपैंड करने लग जाए, बढ़ने लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी हम समझेंगे। सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ग्रेजुएशंस, आपको अभी मैंने ये दिखाई थी एक बबल ट्यूब, इसमें देख रहे हो ये ग्रेजुएशन, समझ रहे हो क्या है, ये एक ग्रेजुएशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। क्या इस पिक्चर से ये क्लियर हो रही है, यस और नो? क्या ये इस पिक्चर से क्लियर हो रही है? ग्रेजुएशन मतलब मैम इसमें जो मार्किंग की हुई है, इन मार्किंग के बीच का जो गैप जनरली होता है वो 2 mm होता है। वैसे और भी हो, कुछ वैल्यू हो सकती है, पर अगर मुझे एग्जाम में नहीं दी है, बाय चांस मुझे कोई क्वेश्चन करना है, तो आप इसको 2 mm लोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ सेंसिटिविटी क्या होती है, समझ में आया? थियोरेटिकली समझ में आ गया। लिक्विड ऐसा डालना है जो कम विस्कोसिटी का हो, लिक्विड ऐसा डालना है जो टेम्परेचर के साथ कम वेरिएशन दिखाए। जब लिक्विड फिल करेंगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे, क्यों? ताकि उसमें स्पेस बना रहे और एक बबल की जगह उसमें बनी रहे। तो मैम इसमें ग्रेजुएशन कितनी होती है? 2 mm, जनरली 2 mm होती है। अगर आपको नहीं गिवन है तो आपको 2 mm लेनी है। अब ये तो था थ्योरेटिकल, हम सेंसिटिविटी को कैसे समझते हैं। अब मैं बात करूंगी कि हम मैथमेटिकल सेंसिटिविटी को कैसे समझेंगे। वाटर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वाटर जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखाता है। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ये लेवल ट्यूब दिख रही है, यहाँ पर देख रहे हो ये लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब दिख रही है। तो इस तरीके से किसी इंस्ट्रूमेंट में बबल ट्यूब को लगाया होगा। जब बबल सेंटर पे होगा तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर पूरा तरीके से क्या है, लेवल है। तो इसका मतलब जो बबल मैम जब यहाँ सेंटर पे होगा तो इंस्ट्रूमेंट पूरा लेवल होगा। वाटर यूज नहीं करते क्योंकि उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। मैं हर चीज़ आपको यहाँ समझाऊंगी और आपको कोई फॉर्मूला याद करने में आपके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरेटिकली मतलब सेंसिटिविटी मतलब एक्टिविटी, सेंसिटिविटी मतलब एक्टिविटी। अभी साइज की बात करते हैं ना, साइज बबल का किस पे डिपेंड करेगा, लिक्विड कितना भरा है आपने। अब लिक्विड कितना भरा है डिपेंड करेगा जिस इंस्ट्रूमेंट में आप लगा रहे हो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बहुत एक्यूरेट है तो मैम उसको लेवल करने में भी तो मुश्किल आएगी, बबल को जब सेंटर पे लाना होगा उसमें भी मुश्किल आएगी। तो ये अलग फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। प्लीज़ एक बार अगेन, ग्रेजुएशन क्यों दिया, ग्रेजुएशन की बात गौतम नीलू यहाँ क्लियर हो जाएगी। ग्रेजुएशन से ही हम सेंसिटिविटी को डिफाइन करेंगे। अब मैथमेटिकली ग्रेजुएशन पता चल गई कि दी होती है, इतनी समझ में आ गई। अब देखना सेंसिटिविटी को मैं कैसे डिफाइन कर रही हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज, एक बार ये टॉपिक होने दो, फिर जो नहीं समझ आता फिर वो एक बार में पूछना। सेंसिटिविटी पूरा कर लेते हैं, फिर जो डाउट होंगे फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है। It is defined as angle subtended at the center of arc of level tube by 1 division of tube in seconds। इतनी बड़ी कहानी है मैम, समझ में नहीं आई। अब देखो, अब आसान भाषा में समझते हैं। तो मान लीजिए मैम ये आपको मैंने क्या बोला, ये लेवल ट्यूब है। मान लीजिए लेवल ट्यूब में आपको क्या दिखाई, ग्रेजुएशंस होती हैं ऐसे, जो क्या होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। और ये कर्वेचर क्यों दिखाया, पहले ही क्लियर करवा दिया कि जो ये होगा ये कर्वेचर होगा। तो मैम अगर ये कर्वेचर है, आप इसकी हेल्प से एक इमेजिनरी एक सर्कल बनाएंगे। अगर मैम इसकी हेल्प से इमेजिनरी आप एक सर्कल बनाइए, बना दिया, सुनते जाना बस, अभी आपका काम है सुनना। तो अगर एक सर्कल बना दिया मैम, इस सर्कल का कहीं सेंटर होगा, बिल्कुल कहीं सेंटर होगा। इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, बिल्कुल कुछ रेडियस होगा। ये सर्कल क्या है, ये इमेजिनरी सर्कल है। अच्छा, इसका कुछ रेडियस है r। तो इस रेडियस को मैंने क्या बोल दिया, इस रेडियस को नाम दे दिया मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस को क्या नाम दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या बोला
मैम बबल सेंटर पे है तो इंस्ट्रूमेंट लेवल है। तो पहली बात पता चल गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इस कर्वेचर से जब मैं एक सर्कल बनाती हूँ तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं यहाँ से किन्हीं भी दो ग्रेजुएशन को उठाया और वहाँ जूम करके दिखा रही हूँ। ये दो ग्रेजुएशन उठाई और इनको जूम करके दिखा रही हूँ, तो मैम एक यहाँ पर मान लो और एक यहाँ पर मान लीजिए, और ये आपने मान लिया सर्कल का सेंटर है, ये आपने मान लिया सर्कल का सेंटर है। ध्यान से देखना मैम, ये एक ग्रेजुएशन बताई और दूसरी ये ग्रेजुएशन बताई। अब ध्यान देना, बस जो मैथ्स चलेगा बिल्कुल आसान है। ये आर्क बन गई एक, ये आर्क बन गई, और मैम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या आप मुझे ये जो थीटा यहाँ पर बन रहा है ये बता सकते हो कितना होगा? अगर मैं बोलूँ दो ग्रेजुएशन के बीच का जो गैप है वो L है, इफ L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ग्रेजुएशन, तो मुझे बताओ ये थीटा किसके बराबर होगा, ये बताना है। सिंपल, थीटा, या इसको कई बार हम फाई से डिनोट कर देते हैं, तो आपने बताना है ये थीटा जो है या फिर फाई या फिर अल्फा, ये किसके बराबर होगा? बोलो जल्दी से बता दो, ये तो मैथ्स है। थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा होता है, आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला कि थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अल्फा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होगा, आर्क अपॉन रेडियस होगा, तो अल्फा को L अपॉन R लिख सकती हूँ, अल्फा इज L अपॉन R लिख सकती हूँ। कोई भी डाउट यहाँ पर? मैम सिंपल जा रही है कहानी, अल्फा को सीधा आप L बाय R लिख लीजिए। तो सेंसिटिविटी क्या लिखा? एंगल सबटेंडेड, ये एंगल हो गया एट द सेंटर ऑफ आर्क, आर्क का सेंटर हो गया, ऑफ द लेवल ट्यूब बाय वन डिवीजन, यहां से लेकर यहां तक एक डिवीजन ऑफ ट्यूब इन सेकेंड्स, आगे लिखा है इन सेकेंड्स, वो मैं बताती हूँ। तो जब हम थीटा या एंगल निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है मैम? रेडियंस हो सकती है, डिग्री हो सकती है, मिनट हो सकती है, और एंगल सेकेंड्स में भी हो सकता है ना, ये सारी। तो आधी डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेंटर पे जो एंगल बनेगा जब एक डिवीजन बबल मूव करेगा उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। यहाँ से आता है सेंसिटिविटी का पहला फॉर्मूला, यहाँ से आता है सेंसिटिविटी का पहला फॉर्मूला। तो मैंने डाल दिया हेडिंग कि अभी हम क्या देख रहे हैं, सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बना मेरे पास? नंबर 1 बोल रही हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे जब मेरे पास एंगल किस यूनिट में आ रहा है? इस केस में एंगल मेरा रेडियंस में आ रहा है, एंगल मेरा रेडियंस में आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है एंगल को, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है एंगल को, तो हम क्या करते हैं? वहां से आ जाएगा दूसरा फॉर्मूला। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, अब मैं बताऊंगी कि सेकेंड्स में क्यों कर रहे हैं, अब वेट कीजिए, आपको बताऊंगी क्यों कर रहे हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू L बाय R। तो मैम 180 डिवाइड बाय पाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वैल्यू किस यूनिट में मिल जाती है? डिग्री में मिल जाती है। तो अगर मुझे अल्फा को डिग्री में पूछा है तो 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देंगे, यही होता है, 180 अपॉन पाई से मैम डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैम अगर आपने हमें पिछली क्लासेस में आपको क्या बताया था, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। तो अगर मुझे अल्फा को सेकंड में लिखना है, क्या आ गया? अल्फा इज L बाय R मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, और डिग्री से सेकंड में जाना है तो एक बार 60 मल्टीप्लाई, एक बार 60 मल्टीप्लाई। यहाँ तक भी कहानी क्लियर है? तो हमारी डेफिनेशन में लिखा था कि सेंसिटिविटी को सेकंड्स में डिफाइन करो, तो मैंने सेकंड्स में लिख दिया। लेकिन ये ऐसी वैल्यू है कि मैं एग्जाम में अगर वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा तो इतना बड़ा तो वो नहीं लिख के देगा। अब मैंने यहाँ से क्या किया, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी इसको पूरे को सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, 180 अपॉन पाई इंटू 60। जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेते हो, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो अल्फा मेरे पास किसके बराबर निकल कर आता है? L बाय R मल्टीप्लाई बाय 206265।
L/R 206265 और अब मेरी यूनिट क्या कन्वर्ट हो चुकी है, अब मेरी यूनिट कन्वर्ट हो चुकी है सेकंड्स में। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आ गया L/R, दूसरा फॉर्मूला आ गया डिग्री में 180/π, तीसरा फॉर्मूला आ गया सेकंड्स में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड्स में पूछा जाता है। सॉल्व करके देख लीजिए 206265 सेकंड्स ऐसे ही निकल कर आएगा। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। 206264 आ रहा है ना, तो 65 इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सेंसिटिविटी, न्यूमेरिकल भी मेथड क्लियर हो गया। अब आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है, पेपर के लिए ये 206265 याद रखना है, 206265 वैल्यू याद रखनी है। अब मैम अब इसके आगे इफ, अब देखिए फोर्थ फॉर्मूला बता रही हूँ, इफ एल की वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर एल की वैल्यू गिवन नहीं है बाय चांस, और मुझसे बोला है कि इन 4 फॉर्मूलाज में बताओ कौन सा फॉर्मूला सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर एल की वैल्यू नहीं दी है, इफ एल वैल्यू इज नॉट गिवन, तो मैं एल की वैल्यू को बताओ कितना एज्यूम कर लूँगी, एल की वैल्यू को मैम 2 mm ले लो। तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया मैम, एल को 2 mm ले लो, रेडियस को आर ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 206265 लिख दो। अल्फ़ा की वैल्यू को 2 mm लिख लो, इसको 206265 लिख लो। अब मैं आपको बताती हूँ 98% टाइम ऐसा होता है कि रेडियस की यूनिट मीटर ही होती है। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना कि रेडियस को जब भी हम डिफाइन करते हैं वो मीटर्स में किया जाता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कोई एक कर्व मुझे हॉरिजॉन्टल कर्व सेट करना है ग्राउंड पे, तो रेडियस मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि 8900 mm का, मैं ऐसे बताऊंगी कि 890 मीटर का, वो बोलना भी आसान है। तो रेडियस जनरली पॉइंट है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब पॉइंट है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि मैम जो रेडियस है ना, ये रेडियस मुझे जनरली किस यूनिट में दी होती है, मीटर्स में गिवन होती है। हमेशा हमेशा ये होगा 2 mm, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कुमार सोनू कि जब ये ग्रेजुएशन नहीं दी हो तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना लेना है, 2 mm लेना है। अगर नहीं दी हो तो हम यहाँ 2 ले रहे हैं। अब देखिए ठीक है, अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो जनरली हम इसको 2 मान लेते हैं। आर की वैल्यू मैम मीटर्स में होती है। अगर आर की वैल्यू मीटर में होती है, देखना मैंने क्या किया, मैं चाहती हूँ कि अल्फ़ा की यूनिट सेकेंड्स में ही रहे। तो क्या आप अगर 2 mm को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो, क्या ये मीटर में आ गया? और मैम जब बाद में क्वेश्चन में आपको यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आर की वैल्यू जब आप मीटर में पुट करोगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई 206265 ही आ जाएगा। तो ये यूनिट मेरे पास फिर से सेकंड्स में मिल जाएगी। क्लियर हुआ मैम? जब आप अभी जो फॉर्मूला बनाओगे, आपने इसको पहले मीटर में लिख दिया, इसको भी मीटर में लिख दिया, दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। अब जब मैं रेडियस लिखूंगी, जब मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं क्या यूनिट लूंगी, मीटर्स लिखूंगी। कोई फॉर्मूला कन्वर्जन फिर से मुझे नहीं करना पड़ेगा, पेपर का वो टाइम बच जाएगा, पेपर का मैं बोल सकती हूँ टाइम बच जाएगा। अब इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये आएगा 412.53। ये आता है जो मुझे याद रखना है, ये आता है अगला वो पॉइंट जो मुझे याद रखना है। सेंसिटिविटी को पहचानिए, 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसमें ये वाला ऑप्शन मेरा गिवन होगा तो ये आपको टिक करके आना है। और इस ऑप्शन में रेडियस किस में पुट करना है, सीधा मीटर में पुट करना है। लेकिन मैम यहाँ जो हमने सेंसिटिविटी डिफाइन करी, किस बात का ध्यान रखना है, ये 2 mm की ग्रेजुएशन के लिए की है। तो ये जो अल्फा निकल कर आ रहा है, ये सेकंड्स में तो आ रहा है, जो इतना डीप में मैंने देखा है, ये एग्जाम में नहीं जाते, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, सेकंड्स में तो आ रहा है, लेकिन ये सेंसिटिविटी निकल के आ रही है पर 2 mm ग्रेजुएशन। क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कितनी मानी है मैम, 2 mm, 1-2 ग्रेजुएशन के बीच का गैप माना है। तो सेकंड्स में तो आ रही है, साथ साथ में ध्यान रहे पर 2 mm ग्रेजुएशन है। अगर कुछ और होती तो मैम ये फॉर्मूला चेंज हो जाता। अब ये जितने भी सेंसिटिविटी का फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ लिख दिए हैं। अब बोलो कि किसी फॉर्मूला में कोई डाउट हो किसी को। मैथमेटिकली अगर मुझे सेंसिटिविटी को डिफाइन करना है तो वो मेरे पास आ गया
ये एक फॉर्मूला L/R, दूसरा फॉर्मूला 180/पाई, तीसरा फॉर्मूला 206265 और तीसरा फॉर्मूला 412.53। पर 2 mm ग्रेजुएशन क्यों लिखा? क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने कितनी मानी है गौतम नीलू? 2 mm मानी है, एक ग्रेजुएशन 2 mm है। डाउट किसी को जल्दी से बता दीजिए। जो मैथमेटिकल सारे फॉर्मूलाज लिखे, किसी को कोई डाउट है? तो एक तो मैथमेटिकल मैं सेंसिटिविटी यहां से निकालती हूँ। दूसरी चीज ध्यान से सुनना। अब मुझे देखना है कि मेरा जो 1 mm इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी लेवलिंग ट्यूब होती है उसमें जनरली ग्रेजुएशन 2 mm रहती है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट 0.02 mm ज़्यादातर होता है, पर वो 0.01 mm भी हो सकता है किसी केस में। तो वही चीज़ ये है कि 2 mm ज़्यादातर केसेस में होती है, पर 1 भी हो सकती है कभी कभी। ठीक है रजनीश, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ आपके जितने भी सवाल हैं यही फॉर्मूले पूछे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब सेंसिटिविटी निकालना चाहती हूँ मैं, जो मैं अपने आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगी उसकी, जब मैं अपने आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगी उसकी सेंसिटिविटी निकालनी है। तो उसकी सेंसिटिविटी को कैसे निकाला जाए? तो अब उसकी सेंसिटिविटी को निकालने के लिए पहले मैं इसके बाद एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ, उसमें समझाती हूँ। अभी भी सेंसिटिविटी निकालनी है, लेकिन अब क्या करना है मैम? ये तो आपने सारा मैथमेटिकल चीज़ बता दी, जो आप ऑटो लेवल या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसकी सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है। मैंने इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, सामने इसके एक स्टाफ रख दिया। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा आपको। तो इसके सामने मैम स्टाफ रख दिया। इनिशियली मैंने क्या बोला कि जो बबल है, कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो बबल है वो कहाँ है? बबल जो है वो सेंटर पे। इनिशियली क्या बोला? जो बबल है वो सेंटर पे है। तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट पूरा लेवल है। तो मैम जब इंस्ट्रूमेंट लेवल है, आपने क्या किया? आपने एक रीडिंग ले ली। रीडिंग लेनी थी आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता था। किन दोनों के बीच में? इफ डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इज नोन, तो हम सेंसिटिविटी का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन कौन से केस में? अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ दोनों मेरे पास हैं। अब क्या किया, जब मैम बबल सेंटर पे था, आपने एक रीडिंग ले ली, मान लीजिए वो रीडिंग थी R1। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो सिंपल कहानी है, जो भी हम पढ़ते ही आ रहे पहले से। R1 रीडिंग ले ली। अब मैंने अपनी मर्जी से अपने इंस्ट्रूमेंट को, अब देखो ये चीज़ करने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट को थोड़े एंगल पे घुमाना पड़ेगा। अब मैंने अपनी मर्जी से क्या किया? अपनी मर्जी से अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़े से एंगल पर टिल्ट किया। अपनी मर्जी से किया है, तो बताओ क्या अभी बबल सेंटर पे होगा? अगर आप इसको थोड़े से एंगल पे टिल्ट करोगे, बबल सेंटर पे होगा? नहीं होगा। तो मैम बबल जो होगा, अब कुछ डिविजन्स जो होगा वो मूव कर गया होगा, और हमारे पास जो अगली रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को मैंने मान लिया R2। ठीक है, अब बबल आपने अपनी मर्जी से किसी और रीडिंग को देखा, तो अब बबल सेंटर पे नहीं है, और मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो टोटल एंगल बन रहा है, और मैंने मान लिया जो यहाँ पर टोटल एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? तो बोलिए। तो मैम यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट लेवल था, जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था वो लेवल था, तो बबल सेंटर पे था, तो जो हमारी रीडिंग आई है स्टाफ पे वो R1 आई है। और जब बबल इज मूव, अब कुछ डिवीजन मूव होगा, बबल इज मूव्ड, मान लीजिए कितनी डिवीजन मूव हुआ? 1 2 3 4 5 6, कितनी भी डिवीजन हो सकती है। मूव्ड n डिवीजन, बबल सेंटर से n डिवीजन, 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, n डिवीजन आउट ऑफ सेंटर। सेंटर से कितना डिवीजन मूव हो गया? तो वो n मैंने मान लिया। n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन मूव बाय द बबल। तो बबल इज मूव्ड n डिवीजन आउट ऑफ द सेंटर। उस टाइम पर जो हमने रीडिंग ली थी वो कितनी है? उस टाइम पर जो हमने रीडिंग ली थी वो हमारी R2 है। तीसरी चीज़ मैम, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशन इज नोन। डिस्टेंस बिटवीन जो आपका इंस्ट्रूमेंट है और स्टेशन नोन है। तो आप मुझे बताइए, इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशन इज नोन, तो हम सेंसिटिविटी किसको डिफाइन करते हैं?
अभी देखिए ये कितना है, इज इक्वल्स टू कैपिटल डी, और ये हमारा मैम मीटर में होगा, तो डिस्टेंस भी पता है। अच्छा, जब मैम बबल n डिवीजन मूव हुआ, जब बबल n डिवीजन मूव हुआ तो आपने बोला कि उस टाइम पे रीडिंग आई R2। यहाँ से बताओ थीटा किसके बराबर होगा? जैसे थीटा आर्क अपॉन रेडियस होता है, आप मान लीजिए एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, हमें पता है जब रेडियस और आर्क को हम सेम ही मान लेते हैं, जब दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो तो थीटा किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पर जो थीटा होगा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई डी लिख सकती हूँ, बोलो। थीटा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 बाई डी, और इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब मुझे पता चल गया कि ये थीटा कितना है। अब मैथमेटिकली हमने ये प्रूफ किया हुआ है, जो हमें अभी नहीं पढ़ना है, कि जब आप R1 से R2 रीडिंग देखेंगे और हमारा बबल n डिवीजन मूव हुआ और उसमें थीटा एंगल बना, तो अगर मैम यही वाला सेम डायग्राम मैं यहाँ बनाती कि बबल सेंटर पे था, बाद में बबल कुछ डिवीजन मूव हुआ, तो इन दोनों के बीच भी टोटल एंगल थीटा बनता। ये मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है। क्या कि अगर यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को सामने देख रही थी तो मैम ये तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना है ना, उतना ही एंगल हमारा कहाँ बनेगा, उतना ही एंगल हमारा एट द सेंटर ऑफ द जो कर्वेचर है ना आपका लेवल ट्यूब का, वहां पर बनेगा, ये थीटा। तो ये बीच में क्या है, ये बीच में जो बबल मूव किया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला डायग्राम और इस डायग्राम दोनों को रिलेट कर पा रहे हो कि जितने एंगल थीटा से हमने देखा है सामने रीडिंग, हम ये मान लेते हैं कि जब हम इस बबल ट्यूब के सेंटर में एंगल बनाएंगे, जो बबल जितनी भी डिवीजन बना, तो वो थीटा टोटल एंगल उन n डिवीजन मूव होने पर बना, ये n डिवीजन है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, बोलो समझ आया यहाँ तक? नहीं, डी जो होती है, डी जो आप डिस्टेंस लेते हो वो इंस्ट्रूमेंट के एक वर्टिकल एक्सिस जाएगी, मान लो इमेजिनरी सेंटर यहाँ से ली जाती है, ठीक है, डी डिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया था, अब देखना मैम, इसका मतलब आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू इसके अकॉर्डिंग एन एल, थीटा इज इक्वल्स टू एन एल बाय आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है मैम, ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनना, अगर यहाँ पर लिख रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट, अगर n डिवीजन मूव होने पर, अगर n डिवीजन मूव होने पर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, n डिवीजन मूव होने पर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू थीटा। अगर बबल एक डिवीजन मूव होता, जो आप यूनिटरी मेथड लगाते हो, अगर बबल एक डिवीजन मूव होता तो कितना एंगल बनता, थीटा बाय एन, बताओ। अगर मैम n डिवीजन मूव होने पर थीटा एंगल बन रहा है तो एक डिवीजन मूव होने पर एंगल बनता थीटा बाय एन, येस और नो? तो येस और नो कि ये थीटा बाय एन होता। अब यही चीज को तो सेंसिटिविटी बोला था, जब बबल एक डिवीजन मूव होगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वही तो सेंसिटिविटी होता था। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय एन। तो मैम इसमें नई चीज क्या थी, नई चीज ये थी कि फॉर्मूला तो सेम ऐसा बन गया कि एन डिवीजन घूम रहा है तो थीटा बन रहा है, एक डिवीजन घूमेगा तो थीटा बाय एन बनेगा। एक डिवीजन घूमने को ही हमने क्या कहा था, सेंसिटिविटी, पीछे डेफिनेशन में कहा था ना। तो यहाँ से इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि अल्फा इज थीटा बाय एन, तो मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाय एन। और मैम थीटा तो हमने पहले ही निकाल लिया है, किसके बराबर है, R2 माइनस R1 बाई डी, या फिर x अपॉन n इंटू डी लिख सकते हैं। और फिर से ये जो आंसर आया वो रेडियन में आया। अगर आपको सेकेंड्स में लाना है तो मैम क्या लिख सकते हो, ठीक लिख रहे हैं ना हम लोग, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। अल्फा इज इक्वल्स टू L अपॉन n इंटू डी, इसको x मान लिया है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन एन डी मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई इंटू 60 करेंगे तो मैम ये भी सेकेंड्स में आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू
x अपॉन n इंटू डी मल्टीप्लाई 206,265 और ये आ जाएगा आपके पास सेकंड्स में आंसर। मैंने इसका डेरिवेशन इसलिए करवाया क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेंसिटिविटी को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। तो एक तो फॉर्मूला मैम सीधा था कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस निकाल के आ गया। आर्क अपॉन रेडियस में 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई किया ताकि उसको हम रेडियन से डिग्री में बदलें, डिग्री से सेकंड में लाना है तो 206265 आ गया। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है, अल्फा इज x अपॉन एन डी। एक्स क्या था, दो रीडिंग्स आपको पेपर में दी होंगी, उन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस। n क्या है, बबल कितना डिवीजन मूव हो गया जब उससे आपने R2 रीडिंग देखी। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ, और 206265 क्यों लगाया, ताकि सेकंड्स आ जाए। तो ये आपका सेंसिटिविटी का मैथमेटिकल जितना भी डेरिवेशन था वो हमने पूरा कवर किया। अब मुझे बोलो कि इसमें कोई डाउट है किसी को। कुमार सोनू, आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। अभी मेरे हाथ में लेवल ट्यूब है, अगर मेरा हाथ लेवल होगा तो बबल सेंटर पे होगा, अगर मैं अपना हाथ ऐसे रख दूँ तो बबल मूव कर जाएगा ना। बबल सेंटर बताना मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट लेवल है, अब मेरा हाथ ऐसे हो गया तो बबल क्या होगा, सेंटर पे नहीं रहेगा ना, मूव कर जाएगा, उसकी डिविजन्स कुछ मूव हो जाएंगी। तो मैम सेंटर पे नहीं होगा। आप इस फोटो से इस चीज़ को इमेजिन कीजिएगा, तो अगर बबल सेंटर पे है तो इंस्ट्रूमेंट लेवल है। मैम ऐसी ट्यूब को अगर आप ऐसे रखोगे तो बबल क्या कर जाएगा, घूम अपनी जगह से मूव हो जाएगा। कितना डिवीजन मूव हुआ उसको हमने एन लिया, ठीक है। एंगल को इंक्लाइन सिर्फ इसलिए किया। अब देखो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, मुझे निकालना है कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ठीक है गणेश। तो अब मुझे सेंसिटिविटी निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर मेरे पास ऑटो लेवल या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सेंसिटिविटी मैं निकालना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एक रीडिंग ले लूँगी जब वो लेवल है, एक रीडिंग ले लूँगी अपनी मर्जी से जितने एंगल पे वो इंक्लाइन हो सकता है। और मुझे काम क्या करना है, सीधा मैं उन रीडिंग का डिफरेंस लिखूंगी, इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच का डिस्टेंस लिखूंगी और बबल ट्यूब में देख लूंगी कितना ग्रेजुएशन मूव हुआ, आंसर मिल जाएगा। कितना आसान है अपने इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी निकालना, अगर मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है। इसलिए मैंने उसको इंक्लाइन किया था। क्यों इंक्लाइन किया था, क्योंकि जितने एंगल पर हम इंक्लाइन कर रहे हैं थीटा, उतना ही एंगल सेंटर पे भी बन रहा है जब हम सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं। तो अब ये आसान हो गया भाई हमारे लिए काम, अब सेंसिटिविटी को निकालना। समझ गए, कोई डाउट यहाँ पर किसी को, कोई डाउट किसी को। अब सेंसिटिविटी का नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी जाती है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो रही है। सेंसिटिविटी ऐसे सोचो कि पेपर में आ सकता है और आज समझ में आ गया तो ये गलती नहीं होगी पेपर में, तो ये गलती नहीं होगी। पहले मैं इसके फैक्टर्स बता देती हूँ, डीपीपी में भी मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स पर जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं, ये लास्ट है सेंसिटिविटी का, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सेंसिटिविटी को, कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है या फिर कम है। आपने मुझे एक आंसर करना है, तो अभी सारा ध्यान जो है वो अभी बोर्ड पे रखना, ठीक है। आपने एक आंसर करना है, वहाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है। आप देखिए, एक बबल ट्यूब ये है और एक बबल ट्यूब ये है। इस बबल ट्यूब का सेंटर O है, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की है, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की है। अब ये किसी दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हमारे अलग अलग हैं। इसमें मैं यहाँ पर क्या दिखा रही हूँ, एक मिनट, तो यहाँ पर भी अब मैं पिक्चर जो क्लियर करवा रही हूँ ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या हुआ। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट 1 है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट 2 है। पहले केस में क्या हुआ, जब मैम बबल को आपने डिवीज़न दिखा दी, ये वाली एक डिवीज़न यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये फोर्थ, तो यहाँ पर बबल 4 डिवीज़न जब मूव हो रहा है तो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें भी सेंटर एंगल थीटा बन रहा है, लेकिन बबल 1 और 2 ही डिवीज़न मूव हो रहा है। किसको आप ज़्यादा एक्टिव बोलोगे, मैं बोल रही हूँ 2 इंस्ट्रूमेंट है। एक केस में जब आपने इंस्ट्रूमेंट को हिलाया तो बबल मूव हुआ, तो जब बबल मूव हुआ 4 डिवीज़न तो उसने सेंटर पे थीटा बनाया, लेकिन यहाँ पर बबल 2 डिवीज़न मूव हुआ तो मैम यहाँ पर थीटा बना।
देखने से अभी कुछ समझ पा रहे हो कि कौन सा ज्यादा एक्टिव है, इनमें से कौन सा ज्यादा एक्टिव होगा? पहला ज्यादा एक्टिव है या दूसरा ज्यादा एक्टिव है? इंक्लाइंड वॉल का सीधा या टेढ़ा क्या पूछ रहे हो आप? आपका कमेंट ऊपर चला गया। अभी भी आधे लोग फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज हैं। अब आपको क्लैरिटी देती हूँ। सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया था? अगर मैम 4 डिवीजन मूव होने पर एंगल बन रहा है थीटा, तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है एक डिवीजन मूव होने पर सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? बताओ, एक डिवीजन मूव होने पर क्या थीटा बाय 4 बनेगा? तो मतलब इसकी सेंसिटिविटी अल्फा किसके बराबर है मैम? थीटा बाय 4 के बराबर। इस वाले केस में मैम अगर 2 डिवीजन मूव हो रहे हैं सेंटर पे बना एंगल थीटा, तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है एक डिवीजन मूव होने पर थीटा बाय 2, तो अल्फा कितना आ जाएगा? थीटा बाय 2। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या था? एक्टिवनेस, कौन सा ज्यादा एक्टिव है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, अगर 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं दोनों को सेम धक्का लगा रही हूँ, जिसमें बबल ज्यादा मूव करेगा वो ज्यादा एक्टिव है ना। सबसे पहले यही तो बताया था आपको। तो मैम जिसमें बबल ज्यादा मूव करेगा वो ज्यादा एक्टिव है। तो पहले वाले में बबल 4 डिवीजन मूव कर गया तो ये ज्यादा ही एक्टिव हुआ। अब अगली चीज देखना, ज्यादा ही एक्टिव हुआ। 2 वाले क्या सोच रहे हो आप? 2 वालों जिन्होंने बताया ये तो बेचारा स्लो है ना, इसको घुमाने पे तो मैम ये 2 ही डिवीजन मूव हुआ, लेकिन इसको घुमाने पे तो मैम 4 डिवीजन मूव हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। आप बताइए, जो सेंटर पे एंगल बना किस केस में छोटा है? मेरा पहले भी ये समझ लीजिए, जो सेंटर पे एंगल बना वो किस केस में छोटा है? तो मैम इस वाले केस में छोटा है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैम इसमें अल्फा एंगल की वैल्यू जो आएगी वो स्मॉल आएगी? अल्फा एंगल की वैल्यू जब स्मॉल आएगी तो हमारा वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अल्फा एंगल स्मॉल आएगा तो वो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव है। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैम इसमें थीटा बाय 4 है, इसमें थीटा बाय 2 है। तो थीटा को अगर आप 10 डिग्री मान लो तो पहले में 10 बाय 4 आएगा, दूसरे में 10 बाय 2 आएगा। तो जिसमें बीच का एंगल छोटा आएगा वो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अरे बिल्कुल सही बात है, वो ज़्यादा ही सेंसिटिव होगा, उसमें छोटा एंगल बना है। ठीक है ना? नहीं, अब मैंने बोला है थीटा सेम है। खुशबू, अगर मुझे 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, एक चीज़ को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। इसमें भी थीटा 2 डिवीजन, बबल 2 डिवीजन घूमने पर सेंटर एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ 4 घूमने पर भी थीटा बना रहे। ठीक है खुशबू, तो आपने अल्फा की वैल्यू निकाली कि एक डिवीजन पे इस पे थीटा बाय 4 है, इसमें थीटा बाय 2 है। तो ये समझ आ गया, जब एंगल छोटा है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। क्या मैं बोल सकती हूँ अल्फा जो एंगल होगा वो जितना छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा? मैं ये बोल सकती हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिवनेस होगा कि मैम जितना छोटा एंगल बनेगा वो बबल ट्यूब उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव होगी। ये बात बता दो मुझे, जितना, वेरी गुड दानिश, जहाँ छोटा एंगल बना वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव। ये क्यों कहा? इतनी बड़ी कहानी मैंने क्यों समझाई भाई? इतनी बड़ी कहानी क्यों समझाई? सर्वे को क्यों पढ़ रहे हैं? दिमाग खराब तो नहीं होना चाहिए। वैसे खराब हो रहा है तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है। देखो बाकी लोगों को तो नहीं हो रहा खराब, और मेरा भी नहीं खराब होता, तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम होगी अंदर की, है ना? उसको पहचानिए कि क्यों खराब हो रहा है। अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। अब सुनना, आप अभी मैंने यहाँ पर एक पहला फैक्टर लिखा है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। ये कहाँ से आया? पिछली कहानी देखिए। क्या आपको पता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू एल बाय आर होता है? येस और नो? अल्फा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। क्या आपको पता है कि अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि अल्फा जब ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगी? क्या आपको पता है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अल्फा ना सेम हो गए हैं। आई होप आप इनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। तो अल्फा को मैं वाइट से लिख देती हूँ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं अलग से लिख देती हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। ये लिखा था ना कंक्लूजन पिछली स्लाइड से कि मैम अल्फा की वैल्यू, ये एंगल है, अल्फा की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और मैम ये लिखा था कि अल्फा जो है वो एल बाय आर के बराबर होगा मैथमेटिकली। तो पहले से पता चलता है कि अल्फा रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
दूसरे से पता चलता है कि अल्फा सेंसिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। बोलिए, समझाने को मैं डायरेक्ट लिखवा सकती थी कि ऐसा होता है, पर मैं आपको डिटेल में इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आएंगी हमेशा। फिर किसी को सर्वे पढ़ाना होगा तो अच्छे से पढ़ा भी पाओगे। हाँ बोलिए, तो रेडियस को क्या मैं डायरेक्टली, देखो मैंने कैसे रिलेट किया है, कैसे रिलेट किया है कि अगर अल्फा एल बाय आर है, अल्फा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी है, तो मैम रेडियस और सेंसिटिविटी क्या हो गए, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, रेडियस इज डायरेक्टली। अब मैंने इतना टाइम इसमें क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि अगर आप सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़कर जाते तो आप क्या बोलते, अल्फा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आप क्या आंसर करते, सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जो कि गलत हो जाता। क्लियर हो गया। ये बहुत जगह गलत होता है, पेपर में बहुत ज़्यादा गलती ये होती है कि हम मैथमेटिकल रिलेशन लेकर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें मैं स्टार लगा रही हूँ, उसको भूलना मत, ये आता भी है, उनको पता है आप गलती करते हो, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा मैम, अगर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी है, आपने अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था, तो अगर मैं रेडियस की बजाय इसको डायमीटर कर दूं तो भी क्या डायरेक्टली होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हुआ, डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। ठीक है, आपका डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। कोई डाउट पहले फैक्टर में? अभी बातें मत किया करो, आपकी बातों से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अगर मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, मुझे लगता है कोई जेन्युइन डाउट जो है वो ऊपर चला जाएगा, और अगर देखती हूँ तो आपकी बातों से फिर मेरा भी ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो कोई भी चैट सेक्शन में मत लिखा करिए जब तक मैं समझा रही हूँ, है ना। जब डाउट के लिए बोलूँगी तो पूछा करो। अच्छा, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, डायमीटर भी डायरेक्टली होगा। अब उसके बारे में अगले में बात करते हैं, विस्कोसिटी के साथ लिक्विड, विस्कोसिटी के साथ सेंसिटिविटी का क्या रिलेशन होगा। तो ये तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि जब हम कोई बबल ट्यूब यूज़ करेंगे तो हम उसमें लेस सेंसिटिव या लो विस्कोसिटी वाला फ्लूइड डालेंगे ताकि रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि जब विस्कोसिटी कम होगी तभी तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। मतलब बबल को मूव करने के लिए जब आप रेजिस्टेंस नहीं दोगे तो वो आसानी से मूव कर पाएगा, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी जो हो गई वो बढ़ जाएगी। तीसरा फैक्टर क्या है, इनर सरफेस ऑफ लेवल ट्यूब। अगर मैं बोलूँ इनर सरफेस ऑफ लेवल ट्यूब रफ है, रफ का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आपने लेवल ट्यूब का सरफेस फ्रिक्शन वाला बना दिया तो क्या बबल आसानी से मूव कर जाएगा, बताओ। मैम, अगर बबल आपने एक ऐसी ट्यूब में डाल दिया जिसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो बबल आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। तो अगर इनर सरफेस हमारा रफ है तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर जितनी ज़्यादा रफनेस होगी, जितनी ज़्यादा रफनेस होगी आपकी लेवल ट्यूब के इनर सरफेस की, उतनी ही सेंसिटिविटी कम होगी, उतनी ही सेंसिटिविटी कम होगी। तो ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि यार अगर हम अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म या कोई भी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर विस्कोसिटी कम होगी तो मैम सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। अगर आप फ्रिक्शन कम रखोगे तो बबल आसानी से मूव कर पाएगा, और अगर बबल आसानी से मूव कर गया तो वो हमारा सेंसिटिव ज़्यादा मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अगर जितना रफ बनाओगे उतना कम सेंसिटिव होगा। अच्छा आगे चलिए, लेंथ ऑफ बबल। अगर बबल की लेंथ ज़्यादा होती है, जो आप स्टार्टिंग में मेरे से पूछ रहे थे, अगर बबल की लेंथ, एक बार सारे फैक्टर्स समझ लो। अब आप देखो क्या करते हो, पहले भी टिके हुए, मेरे को सारे फैक्टर्स बढ़ाने दो, फिर लास्ट में जब मैं बोलूँगी कोई डाउट तो आप बोल देना पहला रिपीट कर दो। अब मैं 3 में पहुँची हूँ, अब फिर से वापस जाऊँगी, फिर आगे जाऊँगी, ऐसे मैं यहाँ पर देखकर परेशान होती हूँ। तो अब से मैं आपके कमेंट तब देखा करूँगी जब आपको मैं बोलूँगी कि अब डाउट पूछो जो डाउट है, ठीक है। अब देखिए, तो लेंथ ऑफ बबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, बबल जितनी ज़्यादा डिवीज़न मूव होगा, बबल जितनी ज़्यादा डिवीज़न मूव होगा वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर मैं 2 बबल ट्यूब बनाती हूँ, एक में बबल की लेंथ छोटी है, एक में बबल की लेंथ ज़्यादा है, तो इन दोनों केस में
अगर हमारी लेवल ट्यूब को हम मूव करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिवीजन्स मूव होगा, तो जिसमें ज़्यादा डिवीज़न मूव हुआ वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा और उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो बबल की लेंथ सेंसिटिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगली बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी आप लोग गलती ये करके आते हो कि आप विस्कोसिटी के साथ इसको रिलेट कर देते हो, पर वो नहीं होता। अब मैं एक बार समझा रही हूँ और ध्यान से सुनना कि टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। ध्यान से सुनना। अगर ये बबल ट्यूब है, बबल ट्यूब में बबल सेंटर पे है। आपको पता है जब हम चेन और टेप के बारे में पढ़ रहे थे, जब भी हम चेन और टेप के बारे में पढ़ रहे थे, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि मैम अगर आपने इसको 27 डिग्री सेल्सियस पे बनाया है और आप 40 डिग्री पर इससे काम कर रहे हो तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिस टेम्परेचर पे बनाया गया उससे ज़्यादा पे काम करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। सेम चीज़ क्या है, अगर मैं यहाँ पर कोई एक लिक्विड फिल करती हूँ और इस लिक्विड को जो मैंने फिल किया है, हाँ बिल्कुल ऐसा फिल किया है कि उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन ना हो, लेकिन अगर मैं जिस टेम्परेचर पर मैं इस बबल ट्यूब को बना रही हूँ उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर इस बबल ट्यूब के साथ काम करूँगी तो क्या होगा, जो इसमें लिक्विड हमने फिल किया होगा, लिक्विड विल ट्राई टू एक्सपेंड। जो इसमें हमने लिक्विड फिल किया होगा, लिक्विड विल एक्सपेंड। जैसे हमारी चेन टेप एक्सपेंड करती है तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगी। कब, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पर, जितने पर हमने इसको बनाया होगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करेंगे। अब बात यह है कि जब लिक्विड को एक्सपेंड करना है ना तो उसको इतनी सी जगह पर ही एक्सपेंड करना है। हमारी लेवल ट्यूब का जो एरिया है वो फिक्स है, तो मैम इसका मतलब है लिक्विड यहाँ से चारों तरफ की वॉल की तरफ धक्का लगाएगा कि वो एक्सपेंड कर सके, लेकिन जगह तो इतनी है। तो जब वो चारों तरफ धक्का लगाएगा, ये चारों तरफ लिक्विड धक्का लगा रहे हैं कि वो एक्सपेंड कर सके, तो क्या वो बबल को छोटा कर देगा? अब ध्यान से सुनना, लिक्विड चारों तरफ धक्का लगाएगा, लिक्विड के लिए चारों तरफ बबल भी है, तो लिक्विड को जगह ही नहीं है। उसको इतने से बॉक्स में अगर और खुलना है, उसको जगह कहाँ दिख रही है, उसको बबल में जगह दिख रही है, तो सोच रहा है बबल छोटा हो जाए, लिक्विड और एक्सपेंड हो जाएगा। तो जब लिक्विड एक्सपेंड होगा तो क्या होगा मैम, बबल की लेंथ छोटी हो जाएगी, लिक्विड वो वाली खाली जगह को अपना मान लेगा, अपना बना लेगा। अच्छा, इससे क्या हुआ, जो लेंथ ऑफ बबल है, इससे क्या हुआ, जो लेंथ ऑफ बबल है वो छोटी हो गई। अगर लेंथ ऑफ बबल छोटी हो गई तो लेंथ ऑफ बबल सेंसिटिविटी के डायरेक्टली रिलेटेड है, तो सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। तो क्या लिखा है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बबल की लेंथ छोटी होगी, क्योंकि बबल की लेंथ छोटी होगी तो सेंसिटिविटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये वाला फैक्टर ऐसा है, अगर किसी ने पहले तैयारी की होगी तो ये मुश्किल से समझ आता है कि टेम्परेचर से इन्वर्सली क्यों रिलेटेड है, और आई होप मैं ये क्लियर कर पाई होंगी। अब डाउट पूछ सकते हो। अरे एक बात बताओ रोशन, एक बात बताओ, जब मैं बॉटल में पूरा पानी भरती हूँ, जब कोई जगह नहीं होती, तो क्या इसमें आपको कोई खाली जगह दिखती है? नहीं दिखती ना। अब क्या हुआ, अब मैंने अभी अगर मैं इस बॉटल को पूरा भर दूं, अगर मैं इस बॉटल को पानी से पूरा भर दूं, क्या इसमें कोई बबल दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। अगर इसमें जगह है, अभी थोड़ी सी एयर की जगह है, तो आपको खाली स्पेस ऊपर दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें पानी एक्सपैंड करने लग गया, जब पानी एक्सपैंड करेगा बताओ वो कौन सी जगह घेर रहा है, बोलो। अगर इसमें पानी एक्सपैंड कर गया बॉटल में, तो पानी के पास इस जगह, इस बॉटल में एक्सपैंड करने के लिए कौन सी जगह है कि वो कहाँ पर एक्सपैंड हो, ये बता दो। ये जो ऊपर का खाली जगह दिख रही है वो यहीं का स्पेस ले सकता है ना। तो जब ये बबल ट्यूब में ऊपर खाली जगह जहां दिख रही है, तो मैम ये जो बबल में जो पानी है ना, लिक्विड में जो अंदर लिक्विड जो आपने फिल किया हुआ है, अगर ये जगह घेरना चाहता है तो एक खाली वाली जगह घेरेगा, और जब ये खाली वाली जगह घेरेगा तो खाली जगह कम हो जाएगी। ये खाली जगह घेरेगा तो अगर मैं इसमें और पानी भर दूं तो खाली जगह कम हो जाएगी। तो यहाँ पर खाली जगह पर ही लिक्विड आएगा, तो खाली जगह का स्पेस कम हो जाएगा। अगर ये स्पेस कम होगा तो बबल छोटा हो जाएगा, तो एक खाली जगह छोटी हो जाएगी। तो अगर बबल छोटा हो गया, खाली जगह छोटी हो गई, तो इसका मतलब बबल की लेंथ छोटी हो गई। बबल की लेंथ छोटी हो गई तो सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया?
प्रेशर वाली कहानी पे अभी मत जाइए आप, सिर्फ अभी देखिए टेम्परेचर पर क्या फैक्टर डिपेंड कर रहा है। इतना दिमाग मत लगाइए, जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से समझते जाइए। बोलिए। माना अभी आप एफएम और फ्लूइड पढ़कर आए हो, लेकिन जहाँ अभी ज़रूरत नहीं है उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। पहला 5th पॉइंट में जिसको डाउट था वो क्लियर हुआ। मीन सी लेवल आदर्श कराची में पहले था, लेकिन अब मुंबई में है, अब वहाँ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट बताओ पहले मुझे। 5th पॉइंट क्लियर है? 5th पॉइंट इतनी बात से क्लियर है कि आपने बबल ट्यूब को जब फिल किया है, जब लिक्विड जगह एक्सपैंड करेगा तो उसके पास खाली जगह ही एक ऐसी जगह है जहां वो अपना स्पेस ले सकता है, तो बबल छोटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? जब क्लियर होती है तब भी यस नो लिख दिया करो, डाउट आता तो ऐसे ऐसे मैसेज एक के बाद एक लिखने लग जाते हो। अब पहले पॉइंट में मैंने इतना टाइम लगा के आपको समझाया कि ये क्या चीज़ है। पहले पॉइंट में ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी आपको कि मैम, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई थी कि मैम अगर हम एक बबल ऐसा है जो 4 डिवीज़न मूव होगा थीटा एंगल बनाने पे, और एक ट्यूब ऐसी है जिसमें 2 ही डिवीज़न मूव हो रहा है, तो आपने बोला था जो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो इसका मतलब मैम ये ज़्यादा डिवीज़न घूमेगा तो ये ज़्यादा एक्टिव है, तो ये ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर मैं यहाँ 4 डिवीज़न मूव होने पे थीटा, तो अल्फ़ा थीटा बाय 4। ये क्लियर था आपको? जितने लोगों ने पहला डाउट पूछा है 1st पॉइंट का, क्या ये पता चल गया था कि जब मैम एंगल छोटा बनेगा तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है हमारी ट्यूब? येस और नो, इतना बता दो कि जब सेंटर वाला एंगल छोटा बनेगा तो हमारी वो ट्यूब उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव होगी। ये समझ में आ गया? मैं बताती हूँ सेंसिटिविटी से क्या फ़र्क पड़ेगा। गणेश रुक जाइए, अभी पहला पॉइंट ये वाला पता चल गया था ना सबको कि जब एंगल छोटा होगा तो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अब जब मैं इस पॉइंट पर आई हूँ कि मैम अल्फ़ा मैथमेटिकली तो आपने बताया L/R होता है, अल्फ़ा मैथमेटिकली बताया L/R होता है, और अभी आपने पीछे जो डायग्राम बनाया था उससे आपने क्या बताया कि अल्फ़ा हमारा सेंसिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सेंटर पे जितना छोटा एंगल बनेगा उतनी ज़्यादा ही सेंसिटिविटी होगी, सेंटर पे जितना छोटा एंगल बनेगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। तो एक रिलेशन हमारा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू L/R हो गया, और एक रिलेशन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 सेंसिटिविटी हो गया। क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं क्या लिख सकती हूँ कि अल्फ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फ़ा सेंसिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो मैम रेडियस और सेंसिटिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने इसको घुमा के निकाला कि कैसे आ रहा है। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी हो जाएगा। अब एक बार वीडियो को फिर से देखना अगर नहीं समझ में आया होगा। एक बार क्या, आप तो 10 बार देख सकते हो। जो चीज़ बोलते हो फिर से समझाने के लिए आप 10 बार भी देख सकते हो। ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है। ऑफलाइन में ये रहता है एक बार समझा दिया उसके बाद तो पता ही नहीं है, अगर एक बार नहीं समझ आया तो फिर नहीं आएगा। ऑनलाइन में आप लेक्चर को फिर से देख सकते हो। फिर से देखना मतलब टीचर ने आपको फिर से बता दिया है। क्लियर? अब देखो, ये मैंने अभी कुमार सोनू क्या बोला था कि आपको विस्कोसिटी वाला दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप विस्कोसिटी वाला दिमाग लगाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होता है। कहा था ना कि इसमें पेपर में यही गलती करके आओगे। विस्कोसिटी वाला दिमाग तब लगाना है अगर आपके पास जो एरिया है वो फिक्स ना हो। ये दिमाग तब लगाना है जब एरिया फिक्स ना हो। अभी मेरी लिक्विड ट्यूब जो है, बबल ट्यूब की लेंथ फिक्स है, इसी के बीच एक्सपैंड होना है। अगर मैं ये एरिया को फिक्स ना कर दूं इस छोटी सी जगह पर, तो आप विस्कोसिटी का टेम्परेचर से वेरिएशन देखोगे। लेकिन इस वाले केस में क्या है, जगह फिक्स है ना, एरिया इसी के बीच बीच में ही पानी को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, सेंसिटिविटी का रिलेशन। यहाँ पर आपको सेंसिटिविटी का रिलेशन लेंथ ऑफ बबल से रिलेट करना है, लेंथ ऑफ बबल से रिलेट करना है। यहाँ पर विस्कोसिटी नहीं आएगी। और आपको समझा तो दिया अब क्या है कि यहाँ पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉटल से दिखाया था, जो खाली जगह होगी वहाँ पर जो बबल आएगा, खाली जगह पर बबल मतलब लिक्विड एक्सपैंड करेगा तो खाली जगह को घेरने की कोशिश करेगा, तो बबल छोटा हो जाएगा। बबल छोटा होगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। अब रिकॉर्डेड देख सकते हो सारे पॉइंट्स, जो नहीं समझ आता वो पूछ लेना।
और ग्राउंड की रीडिंग पे कोई फ़र्क की अगर मैं आपको बात बताऊं, सेंसिटिविटी से सीधा रिलेशन होता है मैं इंस्ट्रूमेंट को कितना जल्दी लेवल कर पा रही हूँ या सेट कर पा रही हूँ। अगर आपका एक लेवल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसका मतलब है कि जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हो तो आप अपनी ट्राइपॉड लेग्स या फिर जो उसमें लेवलिंग स्क्रू हमने थियोडोलाइट में पढ़े थे उसकी हेल्प से करते हो। तो इसका मतलब मैम अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो इसका मतलब वो माइनर सी अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को मूव भी करती हूँ उसकी जगह से तो बबल बहुत तेज़ मूव करेगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल नहीं हो पाएगा। तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना भी ख़राब है और कम सेंसिटिव होना भी ख़राब है। तो सेंसिटिविटी इन दोनों की रेंज के बीच में रहनी चाहिए। तो ग्राउंड पर जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी तो मेरा इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा सेंसिटिव मतलब कि अगर आप थोड़ा सा भी ट्राइपॉड को घुमा रहे हो, थोड़ा सा मतलब बहुत माइनर, तो वो लेवल ही नहीं हो पा रहा, सोच रहे हो बबल उस जगह पर मूव हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया हमारा सेंसिटिविटी। अच्छा, फैक्टर समझ में आ गए, सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्लियर हो गया सभी को। अब देखना, अब हम यहाँ पर जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं मैं स्टार्ट करवा देती हूँ, उसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो आता है डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शंस। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शंस, और यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे। तो हम 3 तरह की यहाँ पर करेक्शन पढ़ेंगे, जिसने पहले कभी पढ़ा होगा। तो उसमें कौन कौन सी करेक्शन आती है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कर्वेचर करेक्शन की। आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो कर्वेचर करेक्शन का एक इंट्रोडक्शन से आपको आइडिया लग जाएगा क्या होता है। एक कर्वेचर करेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है, और एक तीसरा जो होता है वो हमारा कंबाइन करेक्शन होता है। तो सबसे पहले देखिए, आप मुझे बताओ, क्या आपको लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गया था? क्या आपको ये क्लियर हो गया था कि लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या डिफरेंस होता है? जल्दी से बताना। तो अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को अभी अपने जहां पर अभी मैं खड़ी हूं, मैं यहां पर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रही हूं, अभी मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को जहां पर अभी मैं खड़ी हूं यहां सेट कर रही हूं, ठीक है। और सामने मैंने क्या रख दिया मैम? सामने आपने एक स्टाफ रख दिया और इस स्टाफ पे रीडिंग लिखी हुई है। तो अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर जो आप यहाँ पर रीडिंग लोगे, ये वाली रीडिंग क्या ये लेवल सरफेस की आएगी या हॉरिजॉन्टल रीडिंग होगी? ये लेवल सरफेस की रीडिंग होगी या हॉरिजॉन्टल रीडिंग होगी? ये आंसर करना, उतने में डायग्राम में समझा देती हूँ। बोलो, अब मैं बोल रही हूँ वो लेवल सरफेस की रीडिंग होगी या हॉरिजॉन्टल रीडिंग होगी? अब मुझे पता था कि लेवल सरफेस कौन सा सरफेस है। लेवल सरफेस मेरा वो सरफेस है, अगर मैं अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस निकालूं तो हर पॉइंट पे मैम सेम आता था आर। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पर रीडिंग ले रहे हो, मान लो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैम 101 मीटर है, तो आपने ए पर जब रीडिंग ली 1 मीटर, तो आपको आरएल कितना मिला? 100 मीटर, है ना। आरएल कितना? बिल्कुल सही बोला, हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल सही बोला, हॉरिजॉन्टल होता है। अब यहाँ से जरा एक पिक्चर आपको जो क्लियर होगी, अब देखना, ये लेवल सरफेस क्या कर्व्ड होता है? क्या लेवल सरफेस कर्व्ड हो सकता है? क्योंकि अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा। तो जब मैं बड़े एरिया का सर्वे कर रही हूँ, जहाँ अर्थ का कर्वेचर आने लग जाएगा, जब मैं बड़े एरिया का सर्वे कर रही हूँ, तो मैम ये पूरे लेवल सरफेस पर जहाँ पर भी आरएल निकालूँ कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। अब लेकिन जब मैं इस डायग्राम को देखूं, जब आप बी पर सामने स्टाफ को रखोगे, तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो 1 से ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, मोर देन वन। क्योंकि मैम जो यहाँ पर आपका लेवल सरफेस होना था ना, वो लेवल सरफेस तो ऐसे जाएगा, लेकिन जो हमने स्टाफ वाली रीडिंग ली है वो कौन सी ली है? हॉरिजॉन्टल ली है। तो इसका मतलब हर जगह पर 100 मीटर रीडिंग नहीं आ पाई ना। 100 मीटर रीडिंग आरएल निकालने के लिए आपको यहाँ पर रीडिंग 1 मीटर पढ़नी चाहिए थी। तो 1 मीटर जो रीडिंग पढ़नी चाहिए थी, ये वाली वैल्यू को मैंने बोल दिया एक्चुअल वैल्यू 1 मीटर होनी चाहिए थी। लेकिन जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हम कौन सी रीडिंग पढ़ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। ये वाली जो रीडिंग है ये कौन सी है? जो हम अपने इंस्ट्रूमेंट से पढ़ पा रहे हैं। एमवी मतलब मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पर एमवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एमवी आपको बता रहा है मेजर्ड वैल्यू,
और AV क्या बता रहा है, जो आपको एक्चुअल में पढ़नी चाहिए थी पर हमारा इंस्ट्रूमेंट तो हॉरिजॉन्टल पढ़ता है रीडिंग, तो ये हो गई एक्चुअल वैल्यू। अब बताइए यहाँ पर क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है? इस डायग्राम से क्या मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है? तो ये करेक्शन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? आप मुझे ये आंसर करेंगे। अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है तो करेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको पहले चैप्टर में क्या समझाया था कि आपको ध्यान रखना है कि मेजर वैल्यू से हमेशा कहाँ जाना होता है, हमेशा एक्चुअल में पहुंचना होता है। अगर मैम ये वाली आप रीडिंग 101 मतलब 1 से ज़्यादा पढ़ रहे हो तो आपको पता है मेजर से एक्चुअल पे जाना है, ज़्यादा से कम में आना है, ज़्यादा से कम में आना है, उसमें कुछ वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी आप करेक्शन लगाओगे वो हमारी नेगेटिव ही आएगी। इसका मतलब जो भी मैं करेक्शन लगाऊंगी वो मेरी नेगेटिव ही आएगी। तो क्या मैं ये कंक्लूज़न निकाल सकती हूँ यहाँ से? क्या मैं ये कंक्लूज़न निकाल सकती हूँ कि अर्थ के कर्वेचर की वजह से ये हुआ? अर्थ की कर्वेचर की वजह से क्या हुआ कि हम जो रीडिंग पढ़ते हैं वो तो हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं, पर अर्थ के कर्वेचर के अलॉन्ग जो रीडिंग आ रही होती है वो कौन सी आती है मैम? वो हमारी लेवल वाली आनी चाहिए। तो ये जो करेक्शन है कर्वेचर करेक्शन क्या होगी? कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर हो गया? कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आपने जो रीडिंग ली वो हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मुझे पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टेंजेंट होती है किसके? वो हमारी लेवल लाइन के टेंजेंट होती है। जो लेवल लाइन के अलॉन्ग रीडिंग होगी वो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी, जो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग होगी वो हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी। तो जो करेक्शन हम अप्लाई करेंगे कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करके वो हमारा कौन सा करेक्शन होगा? कर्वेचर करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव होता है। सेंसिटिव फ्लूइड कौन सा है? ये जो 3-4 नाम आपको बताए जनरली वही फ्लूइड डाले जाते हैं। क्लोरोफॉर्म भी डाल देते हैं, ईथर भी डाल देते हैं, स्पिरिट या अल्कोहल बोल दो, ये भी डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब अगर मुझे करेक्शन निकालनी है, अगर मुझे अब कर्वेचर करेक्शन निकालनी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? कर्वेचर करेक्शन, सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या कोई किसी को नहीं समझ आया तो बताओ? कर्वेचर करेक्शन क्या होगी? कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। कर्वेचर करेक्शन क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। अगर मुझे इसको निकालना है कर्वेचर करेक्शन को तो एक छोटा सा डेरिवेशन है इसका, वो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कर्वेचर करेक्शन को निकालना चाहते हैं तो हमने क्या किया? अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर मेरा ये लेवल सरफेस है, मान लिया कि यहाँ पर लेवल सरफेस है, इस पर मैंने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया है, लेवल सरफेस पे इंस्ट्रूमेंट को मैंने प्लेस किया है। तो लेवल सरफेस पे मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया है। अच्छा, अब सामने मैंने क्या रखा? एक स्टाफ रख दिया। आपको सिर्फ डेरिवेशन इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एक और टॉपिक हमने आगे जो समझना है ये डेरिवेशन उसके साथ लिंक है, इसलिए समझा रही हूँ। तो मान लीजिए ये लेवल सरफेस है मैम, और यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट रख दिया, वो छोटा सा दिख रहा है पूरी अर्थ सरफेस के सामने, ठीक है, अर्थ सरफेस के सामने। अब हुआ क्या? जब आप यहाँ से रीडिंग लेते तो हर एक जगह पर रीडिंग मैम सेम आनी चाहिए थी। तो इस पॉइंट पर आपने इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट ए, और यहाँ पर कहीं मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है, और अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको मान लिया रेडियस, तो ये लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस के जो टेंजेंट लाइन आएगी वो कौन सी होगी? लेवल सरफेस के जो टेंजेंट लाइन होगी वो कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लेवल सरफेस की जो टेंजेंट लाइन है वो हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब इसको नाम दे देते हैं, ए नाम उसको दे दिया था तो इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर ओ हो गया, ए हो गया, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। तो हमने क्या किया है? एट सी अपना लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया है। सी पर आपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया है, ठीक है। एक डेरिवेशन समझा रही हूँ क्योंकि वो आगे एक टॉपिक से लिंक है तो वहाँ फिर से नहीं बताऊंगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता है
मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारी लेवल सरफेस से क्या 90 डिग्री के एंगल पर होगी? क्या लेवल सरफेस से ये लाइन हमारी 90 डिग्री के एंगल पर होगी? एक बार बताइए। अब मैं इस ट्राइंगल को मान रही हूँ, यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल है हमारा, हाइलाइटर से दिखाती हूँ आपको। तो हमारा ट्राइंगल है ये और यहाँ से ऐसे, ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री जो है मैम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट जो है जो आप यहाँ पर रीडिंग ले रहे हो, वो लेवलिंग स्टाफ हमारा AB वाली हाइट है। अभी बस थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन है वो देखना। तो इस चीज़ को हम H मान लेते हैं, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल OBC आप क्या लिख सकते हो, जो परपेंडिकुलर है OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर के बराबर होगा। जो हमारा OC है वो किसके बराबर है मैम, रेडियस के बराबर है। तो R स्क्वायर प्लस C से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो C से B तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको मान लिया D है। और OB कितना हो गया, R प्लस H स्क्वायर। तो ये कहीं एग्जाम में नहीं आएगी, लास्ट रिजल्ट याद रखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस एक चीज़ समझा रही हूँ। तो आप इसको लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसको लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैम R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस तरफ वैल्यू D स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ पर H इंटू 2R प्लस H आप ऐसे लिख सकते हो। अगर रेडियस ऑफ अर्थ है R, मैम रेडियस तो बहुत ज़्यादा है, रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी होती है अर्थ की, ये होती है 6371 किलोमीटर। लेकिन जो आप इंस्ट्रूमेंट पर मतलब सामने स्टाफ पर जो रीडिंग लोगे वो तो हमारी मीटर्स में होगी। तो ये वही बात आ गई कि 2000 किलोमीटर में आपको 10 mm ऐड करना है, तो वो 10 mm को नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 2R प्लस H में से H को मैंने मान लिया कि 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर लिख दिया D स्क्वायर इज इक्वल्स टू H इंटू 2R। अब यहाँ पर जो हमारी करेक्शन लगेगी वो H से डिनोट करी D स्क्वायर बाय 2R। मतलब ये है मैम कि अगर ये लेवल सरफेस पे आप यहाँ रीडिंग लेते, सब जगह सेम आनी चाहिए थी। अब यहाँ सेम क्यों नहीं आ रही, इसमें से ये वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। अब आपने जब यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ 5 मीटर रीडिंग आई, 5 माइनस करोगे तभी तो ये तक पहुँचोगे। तो ये जो H वाली वैल्यू है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कंबाइन करेक्शन। अभी आपको पेपर के लिए क्या पढ़ना है, ये डेरिवेशन मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगले एक टॉपिक के साथ लिंक है। तो मुझे पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा कंबाइन करेक्शन का फॉर्मूला है, कर्वेचर करेक्शन का फॉर्मूला, पेपर के लिए आप डेरिवेशन को नहीं याद रखना। कर्वेचर करेक्शन किसके बराबर होगा, C से डिनोट कर दिया मैंने इसको, ये होगा D स्क्वायर बाय 2R। वेरी इंपॉर्टेंट, कर्वेचर करेक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज D स्क्वायर बाय 2R। इस फॉर्मूला में D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फॉर्मूला में D बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ। D क्या बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर आपको ब्रेक मिल जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, और ये डिस्टेंस और इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में किस यूनिट में है मैम, ये अर्थ का कर्वेचर तो तभी आएगा जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये किलोमीटर में है, ठीक है, H की जगह है, ठीक है, हाँ ये H की जगह है। जो हमने H लिखा था ना वो हमारी करेक्शन है, क्योंकि उस पूरे H को माइनस कर दो आप लेवल सरफेस तक पहुंच जाओगे, है ना। हाँ नेगेटिव भी लिख देते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं, C इज इक्वल्स टू माइनस D स्क्वायर बाय 2R। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मूला में, R इज द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, R इज द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ। और 6371 एक्यूरेट वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 6370 किलोमीटर ले सकती हूँ अगर मुझे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करना है। अब ध्यान से देखना,
पेपर के लिए क्या जरूरी है, पहले तो पता चल गया कि करेक्शन d²/2r होगी। d रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ, r बता रहा है रेडियस ऑफ अर्थ। अब एक जगह जो आप कंफ्यूज होते हो, मैं चाहती हूँ भी कंफ्यूजन वो लास्ट जो है आपकी वो दूर हो जाए। सुनना, जो आप यूनिट्स में कंफ्यूज होते हो, अब इसी फॉर्मूला में मैं क्या कर रही हूँ, माइनस तो आपको पता है नेगेटिव ही होगा। अब गौतम नीलू ये मीटर वाली कहानी सुनिए, ये सारी यूनिट्स अभी अगर किलोमीटर में है तो करेक्शन किस यूनिट में आएगा। अगर डी की यूनिट, अगर डी भी हमारा किलोमीटर स्क्वायर है, आर मेरा किलोमीटर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो करेक्शन मेरी किस यूनिट में आ रही है, आंसर कीजिए। तो करेक्शन मेरी किस यूनिट में आ रही है, क्या ये करेक्शन किलोमीटर में आ रही है, बताओ क्या ये करेक्शन हमारी किलोमीटर्स में आ रही है, आ रही है ना। अब देखो, अब यूनिट कहाँ बदली, मैम जब करेक्शन लिख रहे हो इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन लगाया, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ को क्या लिखा है मैम, किलोमीटर में लिखा है, रेडियस को भी किस में लिखा है, आर, रेडियस को भी किलोमीटर में लिखा है, तो ये वाली वैल्यू मैम किलोमीटर में आ रही है, इस तरफ भी किस में है, किलोमीटर में है, ये पूरी ओवरऑल राइट हैंड साइड किलोमीटर में। किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है, किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है, तो अगर मैं बोलूँ मुझे अपना आंसर मीटर में चाहिए, अगर मैं आपको बोलूँ मेरा आंसर मीटर में चाहिए, तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि d²/2r किलोमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मैं बोल सकती हूँ मीटर में अगर चाहिए तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये किलोमीटर था, यहाँ भी किलोमीटर था, ये किलोमीटर से मुझे आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 10⁻³ से। तो जो फाइनल रिजल्ट आप अभी बता रहे थे तो वो क्या बनता है, करेक्शन अगर मुझे मीटर में निकालनी है इज इक्वल्स टू d²/2 × 6370, किलोमीटर में ही पुट कर देती हूँ, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻, जब मैं -3 कर दूंगी तो ये पूरी आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। और जब यहाँ से करेक्शन निकालोगे ये आता है -0.0785d², -0.0785d²। तो ये मेरे पास जो अब रिलेशन निकल कर आया, रेडियस को पुट कर दिया है, तो मैम अब आंसर मेरा करेक्शन किस यूनिट में आ रही है, मीटर में आ रही है। डी किस यूनिट में पुट किया है, किलोमीटर में पुट किया है, तो डी अभी भी किलोमीटर में है और करेक्शन मीटर में आ रही है। तो ये कंफ्यूजन जो आपको रहती है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि राइट साइड में किलोमीटर में डालेंगे और यहाँ मीटर में आ जाएगा, वो यहाँ से दूर होगी। खाना बना लेना, अब इसका भी ध्यान में रखूंगी तो फिर पढ़ाऊंगी कैसे आपको, समझ में आई बात। पहला फॉर्मूला d²/2r याद रखना, d²/2r याद रखना। उसके बाद क्या करना है, d²/2r याद रखना है, ये किलोमीटर्स में है मैम सारी यूनिट। अगर आपको इस पूरे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 10⁻³ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻3, 6370, क्लियर हो गया, 1000, और ये 0.0785 आ जाएगा, है ना। हाँ मल्टीप्लाई, ये गलत हो गया था तो करेक्ट मैंने कर दिया। इस फॉर्मूला को याद रखना है, बाकी मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करवाती हूँ, इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो रिवाइज क्या आप लोगों को आ ही गया होगा, पर फिर भी नेक्स्ट क्लास में एक जनरल आइडिया दे दूंगी कि ये कहाँ से होता है। रिवाइज तो क्या मतलब, एक जनरल आइडिया दे दूंगी, ओके। आप इसको नोट कर सकते हो। तो अभी ब्रेक दे रही हूँ आपको, पूरे 8 बजे आ जाना फिर से वापस, और 8 बजे से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक देखते हैं क्या सेलेक्ट हुआ है। और तब तक थोड़ा सा देख लीजिए जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, और ये करेक्शन से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए 8 बजे मिलते हैं, तब तक आप रेस्ट कीजिए थोड़ा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।